Hey everyone, in this lecture we're going to talk about the most important topic of polity, that is your fundamental rights. इसके बाद क्या बात करेंगे? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये तीनों आपस में क्या है? कनेक्टेड हैं. तीनों को साथ में पढ़ना है, तीनों कनेक्टेड है. इसको बोला गया है, हमने कहाँ दिया है? पार्ट 3 में गिवन है. दिस इज गिवन इन पार्ट 4 एंड दिस इज गिवन इन पार्ट 4A. ये तीनों के बारे में बात करें. तीनों को कनेक्शन है एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द मोस्ट डॉन्टिंग टॉपिक. बट डोंट वरी, 1 घंटा यहाँ तो लिखा हुआ है बट 1 घंटे में हो नहीं पाएगा ये. सो 1.5 hour और समथिंग विल ट्राई टू रैप दिस अप एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर पॉलिटी सीरीज. सो विद दिस विल बी फिनिशिंग पॉलिटी इन स्टाइल एंड आई कैन अश्योर यू कि एग्जाम में यू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन पॉलिटी. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, कुछ बेसिक समझते हैं पॉलिटी को, जो हम समझना है हमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी को लेके. लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स. ओके, एक सेकेंड. कुछ बेसिक समझते हैं पहले. मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 2 एंटिटी है, ठीक है. आई हैव दिस वन एंटिटी कॉल्ड, एक सेकेंड, आई हैव दिस वन एंटिटी कॉल्ड स्टेट, ठीक है. एक सेकेंड, मेरे पास एक एंटिटी है, उसको बोलता हूँ मैं स्टेट. ओके, स्टेट है क्या, बाद में बात करेंगे. आई हैव दिस एंटिटी कॉल्ड एज सिटीजन, ठीक है. ये सिटीजन आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ. ओके, सो दिस इज माई सिटीजन. सो व्हाट हैपेंड इज दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम के दिमाग में क्या आया कि दिस आइडिया, देखो ऐसा करो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कुछ सिटीजन के थ्रू, ठीक है. और मतलब मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट का कुछ ना कुछ होगा ना, कि स्टेट शुड प्रोवाइड समथिंग टू द सिटीजन. यस, तो इसको 2 तरीके से प्रोवाइड कराओ. एक तो बोलो कि एक ऐसा चीज़ प्रोवाइड कराओ जो बोलो कि जस्टिशिएबल होगी, विच कैन बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ. अगर मैं बोलता हूँ जस्टिशिएबल मतलब क्या, कि इट इज़ इन्फोर्सेबल बाई लॉ. तो अगर मैं बोलता हूँ जस्टिशिएबल है, चलो ठीक है. एक और ऐसा कुछ दो जो कि हो जाए कि उनको चीज़ों को तो प्रोवाइड कराओ बट प्रोवाइड देम दिस राइट्स विच इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर. तो पहले को बोला कि यार इसको ना एक लीगल बेसिस दे दो, विच इज़ व्हाट वी कॉल एज जस्टिशिएबल. एक ही बात है. लीगल बेसिस का क्या मतलब है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप कोर्ट जाके बोलो कि यार लॉ तो बोला था कि मिलना है, मुझे मिला नहीं. और एक तो चीज़ बनाओ, उसको बोलो कि उसको नॉन लीगल बेसिस दो, उसको लीगल बेसिस मत दो एंड उसको क्या बना दो आप, नॉन जस्टिशिएबल. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट. तो 2 तरह की सर्विसेज दे दो आप. स्टेट शुड प्रोवाइड दीज 2 टाइप्स ऑफ राइट टू द सिटीजन. ओके, अब फिर कहा गया यार सिटीजन को भी तो कुछ करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्टेट ही करे. तो दैट इज़ वाई दे सेड कि ऐसा ठीक है, सिटीजन ऑल्सो शुड डू समथिंग फॉर द स्टेट. क्या करे, तो ये क्या करना चाहिए सिटीजन को, सिटीजन शुड डू समथिंग कॉल्ड एज, कि सिटीजन की ड्यूटी बनती है, स्टेट इज डूइंग समथिंग फॉर द सिटीजन. 2 तरीके से कर रहा है, एक तो लीगल राइट्स दे रहा है, एक नॉन लीगल राइट्स दे रहा है. तो सिटीजन को भी तो कुछ करना चाहिए, ड्यूटी बनती है ना. एंड दैट्स व्हाट दे हैव सेड इज कि हमारी क्या बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है. ये बनती है हमारी. अब हमको समझना क्या है कि जो लीगल बेसिस है इसी को तो हम फंडामेंटल राइट कहते हैं. और ये कहाँ दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन, एक पार्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, किस पार्ट में, पार्ट 3 में. ओके, ये जो नॉन लीगल वाला है, ये जो हमारा नॉन जस्टिशिएबल राइट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डीपीएसपी. और ये डीपीएसपी कहाँ दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन पार्ट 4. ओके, इसका मतलब कि पार्ट 4 में जो चीज़ दी उसका उसको लीगल बेसिस होगी नहीं, इसका मतलब नॉन जस्टिशिएबल होगा. यस, जस्टिशिएबल नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो. तो फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया. अब लगे इसको कहाँ डालें, मैंने कहा ठीक है यार, पार्ट 4 में तो ऐसा है ना कि पार्ट 4 में यू हैव समथिंग विच इज़ नॉन जस्टिशिएबल नेचर. और जो ड्यूटी होगी, ड्यूटी को डिस्कशन ये था कि क्या ड्यूटी को एज अ मैटर ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन बनाया जाए, कि अगर ये ड्यूटी मैं पूरी ना करूँ तो मेरे पर लीगल केस किया जा सकता है. तो पीपल सेड कि यार बहुत बर्डन हो जाएगा सिटीजन के ऊपर, ठीक है. तो इसको बना दो कि इसके पास क्या हो जाए कि इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, कि अगर आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी तो ऐसा नहीं कि आपको केस हो जाएगा, कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा. तो इन देखा कि यार ये भी नॉन जस्टिशिएबल, ये भी नॉन जस्टिशिएबल, तो एक और नया पार्ट क्यों बनाना है, ये तो छोटी सी ड्यूटी का सेक्शन है. सो व्हाट दे डिड वाज कि दे हैव एडेड दिस ड्यूटी इन पार्ट 4A. इसमें एक और ए लगा दिया. पार्ट 4A में क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी. तो बेसिकली मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे, पार्ट 4A में है. ओके, मैं बोलता हूँ कि अगर डीपीएसपी कहाँ है, पार्ट 4 में है. फंडामेंटल राइट कहाँ है, इट इज़ इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी बात क्लियर है. तो हमें समझना क्या है कि स्टेट क्या करता है, स्टेट सिटीजन को कुछ राइट्स देता है. राइट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक लीगल राइट्स है, एक नॉन लीगल है, ठीक है. इसको डीपीएसपी बोलते हैं, इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, इसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं. ड्यूटी जो बनती है उसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं. क्या जस्टिशिएबल है, नहीं, नॉन लीगल है, लीगल बेसिस नहीं है इस पर. अब इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे 3 चैप्टर्स में. एंड दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन एंड दिस इज दीज आर द 3 टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट. ओके, उसके पहले आई टेल यू समथिंग, वन मोर थिंग ओवर हियर, कि जब मैं बोलता हूँ स्टेट, ठीक है, तो आप क्या समझते हो स्टेट से, व्हाट डू यू एक्चुअली इंप्लाई व्हेन आई से कि स्टेट. वापस स्टेट मैंने बोला ना कि स्टेट ड्यूटी बनती है, तो क्या है वो हमारे वो स्टेट कैपिटल वाले स्टेट है, नहीं. जब मैं स्टेट में कैपिटल एस से स्टार्ट करता हूँ, ये वाला एस जो मेरा कैपिटल में है, इन जनरल में बता रहा हूँ, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टेट. इसकी डेफिनेशन है, कहाँ गिवन है, इन्होंने बताया कि यार क्या स्टेट है. तो आर्टिकल 12 ने बताया कि स्टेट क्या है. आर्टिकल 12 कहाँ आता है, आर्टिकल 12 इन पार्ट 3 में ही है. मतलब कि फंडामेंटल राइट में वन ऑफ द आर्टिकल्स जहाँ से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है, दैट इज आर्टिकल 12. मतलब कि आर्टिकल 12 से लेके
ठीक है। आर्टिकल हमारे पास 34 या 35 है, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट को। 12th फंडामेंटल राइट हमारा स्टार्ट हो जाता है, दैट इज योर पार्ट, कौन सा पार्ट है, पार्ट 3। अब 12 क्या डिफाइन करेगा कि स्टेट है क्या। बार बार जब स्टेट की आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना तो बार बार स्टेट आएगा। अब यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेते हैं वंस एंड फॉर ऑल के स्टेट है क्या। सी स्टेट की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन गिवन है। व्हाट इज दैट डेफिनेशन, व्हाट इज अ स्टेट। तो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये कहता है लेजिस्लेचर। अब मैं बोलता हूँ कि क्या जुडिशरी है, नो, जुडिशरी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, जुडिशरी को नहीं करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया जुडिशरी पार्ट ऑफ स्टेट, नो, ओके। एग्जीक्यूटिव है पार्ट ऑफ स्टेट, यस। लेजिस्लेचर है, यस। अब मैं बोलता हूँ कि एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर लेवल, यस। एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट का लेवल, स्मॉल स्टेट लिख लो, स्मॉल से लिख लो, एट द स्टेट का लेवल, यस, ये भी पार्ट है। मैं बोलता हूँ कि जो हमारे लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर जो हमारे सेंटर में है वो क्या है, पार्लियामेंट, ये तो है सेंटर में पार्लियामेंट, क्या उसमें है, वो पार्ट है, यस। क्या स्टेट की, स्टेट पे लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, स्टेट असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्या ये पार्ट है, यस। इसका मतलब कि मैं बोलता हूँ कि ये सारे के सारे आर द पार्ट ऑफ द स्टेट। और क्या पार्ट हो सकते हैं इसके अलावा, एनी बॉडी विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और बॉडी विच इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, या फिर एनी बॉडी विच इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है, अपॉइंट किया है, तो उस बॉडी को भी हम स्टेट का हिस्सा मानेंगे। अब अगर मैं बोलता हूँ कि स्टेट, आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो जब वहाँ पे स्टेट यूज़ हुआ तो ये बोलेंगे कि पूरा का पूरा स्टेट हो गया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, पार्लियामेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट असेंबली शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। एनी स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक ONGC, ठीक है, IOCL, ये सारी बॉडीज कैन नॉट, एवरी PSUs, एवरी PSBs जो कि सेंटर की बॉडी है, नो बडी कैन शुड एंड discriminate over this, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर आइडिया ऑफ योर स्टेट, इतनी बात क्लियर है, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट क्रूशियल फंडामेंटल राइट। नाउ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया यहाँ से हमारे आर्टिकल 12 से। अब आर्टिकल 12 के बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल 12, 13 के बाद से हमारा एक्चुअल स्टार्ट होगा 14 से। यहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट नंबर 1 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा फंडामेंटल राइट नंबर 2, यहाँ से हमारे राइट्स मिलेंगे। ये 12 डिफाइन करेगा स्टेट को। और 13 क्या बोलेगा, 13 बोलता है यार कि 13 क्या बोलता है समझते हैं। देखो 13 सिंपल सी बात करता है, अगर कोई आपसे पूछ ले कल को आर्टिकल 13 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 13 सिंपल सी बात करता है, हमको ये कहता है कि यार देखो आपने पार्लियामेंट ने कोई सा भी लॉ बनाया, अब पार्लियामेंट कैन मेक 2 टाइप्स ऑफ लॉ। मान लो मेरे पास ये पार्लियामेंट है, ठीक है। अब मेरे पार्लियामेंट ने क्या करा, दे मेक 2 टाइप्स ऑफ लॉ। एक तो बनाया लॉ जो कि ऑर्डिनरी नेचर का है, नॉर्मल सा कोई भी बिल पास कर दिया, ठीक है। एक लॉ बनाया जो कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाले नेचर का है, मतलब इसको किस एक्ट ने बनाया होगा, आर्टिकल 368। कौन सी मेजॉरिटी लगी होगी, स्पेशल मेजॉरिटी। क्या होती है वो, 2/3% वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। अगर इस तरीके से पास करा तो बहुत ही स्पेशल हो गया। तो इस तरीके से अगर आपने जो भी लॉ पास करा और वो फंडामेंटल राइट को कुछ भी चेंज करता है, करने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको स्टक डाउन नहीं करेगी, तो इट विल नॉट बी वॉइड। बट अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है एंड उसको आर्टिकल 368 से पास नहीं किया गया एंड इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, अगर ये क्या कर रहा है, इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, तो मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल कम एंड से कि यार देखो ऐसा है कि आपने जो लॉ बनाया है, ठीक है, वो मेरे फंडामेंटल को वायलेट करता है, एंड बीइंग द गारंटर फंडामेंटल राइट आई हैव टू डिक्लेयर दिस लॉ एज वॉइड। उसको मैं क्या करूंगा, स्टक डाउन कर दूंगा। तो आर्टिकल 13 सेज कि देखो एनी लॉ, एनी ऑर्डिनरी, जब मैं बोलता हूँ लॉ, तो लॉ में आपका ये बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल लॉज, ऑर्डिनरी लॉज, इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसको स्टक डाउन करेगा, काम खत्म हो गया, ठीक है, दैट इज इट। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन आएगा फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, हो जाएगा। जैसे आपका IT एक्ट में सेक्शन 66A था, इसको स्टक डाउन करा उसने, ठीक है, इसको स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों बोला यार फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। चलो यहाँ तक ये हो गया, आर्टिकल 13 देख लिया हमने। अब आ जाओ, मतलब बेसिक फंडा क्या है कि आर्टिकल 13 कहना इससे कि प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो इट प्रोवाइड्स अ बेसिस की सुप्रीम कोर्ट आती है, कहती है कि यार जो आपने लॉ बनाया उसमें मैं जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूँ, और रिव्यू करने के बाद अगर लगे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, स्टक इट डाउन। इतनी बात क्लियर है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कोर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज योर आर्टिकल 14 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। आर्टिकल 14, अब वेरी इंपॉर्टेंट समझो कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 14, राइट। द फर्स्ट पार्ट सेज दैट इज योर विच सेज की इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बोलता है ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब समझो इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ये, क्या बात कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर व्हाट, यू एंड मी नो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कह रहा है कि लॉ के आगे सबको, हर लोग, सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं इक्वल है। और क्या कह रहा है, इट इज सेइंग, इसका सेकंड पार्ट जो है वो कहता है क्या, विच सेज की इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्या बोलता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब देखो इन दोनों में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, विल अंडरस्टैंड ओवर हियर। हमने पुराने ज़माने में एक चीज़ पढ़ी, तो कहा था हमने रूल ऑफ लॉ, क्या रिवीजन करने में आ रहा है हमें, रूल ऑफ लॉ पढ़ा था हमने। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो लॉ है ना, लॉ इज सुप्रीम, ये पढ़ा था हमने कि एवरीथिंग इज लॉ, जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा, ओके। इसी से एडमायर होके वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित, ठीक है। तो वही चीज़ है,
प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ, कहते हैं ना कि नो वन शैड बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस विदाउट एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ। तो ये वही प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ है ना, वही चीज़ है। तो इसको रूल ऑफ लॉ से मिला सैंक्शनिटी, मतलब रूल ऑफ लॉ गिविंग पावर टू सेइंग कि लॉ तो सुप्रीम है यार, और ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ कहता है कि लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर स्टैब्लिश किया है कि आपको उसको फॉलो करना है, ये वही चीज़ कह रहा है। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो इससे कनेक्टेड है। ये क्या कह रहा है कि लॉ तो है, अब लॉ सुप्रीम है, यस लॉ सुप्रीम है, अब लॉ के आगे सारे इक्वल हैं। मतलब कि मैं बोलता हूँ कि अ पर्सन इज फ्रॉम एससी कम्युनिटी, अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ जनरल कम्युनिटी, अ पर्सन हु लेट्स से कि शी इज अ वुमन, अ पर्सन हु इज PWD, इन सबको लॉ इक्वल ट्रीट करेगा। डोंट यू थिंक इट इज नेगेटिव इन कैरेक्टर? यस, क्योंकि लॉ इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग, क्योंकि इनको इक्वल ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते हो, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है आपको। दैट इज वॉट वी कैन से कि दिस इज नेगेटिव इन कैरेक्टर। यस, क्योंकि सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है, अनइक्वल्स को भी इक्वल ट्रीट कर रहा है। ओके, अब मैं बोलता हूँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है। ये कहता है सिंपल सी बात कि मेरे पास अगर PWD है, ठीक है, लेट्स से पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इफ आई हैव वुमेन, आई हैव एन ओल्ड एज पर्सन, आई हैव समवन हु इज फ्रॉम SC ST कम्युनिटी, आई विल नॉट ट्रीट देम इक्वल। वट आई विल से कि मैं सबके लॉ को इक्वली प्रोटेक्ट करूंगा, कि मैं PWD वाले के भी लॉ को इक्वली प्रोटेक्ट करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट वुमेन के लॉ को भी इक्वली, ओल्ड एज के लॉ को भी इक्वली, SC ST के लॉ को भी इक्वली। दिस इज व्हाट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्लियर है? एंड दिस गिव्स एक्चुअली जो रिजर्वेशन का हमारा क्राइटेरिया देते हैं ना हम लोग, उसको जो मेन पावर मिलता है यहीं से मिलता है। वही तो कह रहा है कि सबको इक्वल कब दे पाओगे, सबके लॉ को इक्वल प्रोटेक्ट कब कर पाओगे, जब आप इनको रिजर्वेशन दोगे। अगर मैंने कहा कि आपको राइट टू एजुकेशन है, इनके लॉ को कहाँ दे पा रहे हो आप, इनको एजुकेशन तो तभी मिलेगी ना जब आपको इनको कम मार्क्स में एंट्री दोगे। दैट्स वाई इनको रिजर्वेशन दिया हमने। क्लियर है बात? दिस इज द इंटायर आइडिया। ओके, आर्टिकल 14 हमारा ओवर है। दो चीज़ देख लो, ये हमारा नेगेटिव कैरेक्टर का है, यस, और ये वाला हमारा क्या है, दिस इज इन पॉजिटिव इन कैरेक्टर। तो ये रिजर्वेशन को फोर्स देता है, यस। किसको और प्रमोट करता है? कैन आई से कि अफर्मेटिव एक्शन को प्रमोट करता है। रिजर्वेशन को तो अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं कि स्टेट टेकिंग पॉजिटिव एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर ऑफ अ सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ओके, अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए प्रमोट करता है, तो इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 14 देख लिया, अब आर्टिकल 15 आते हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट हो गया आर्टिकल 14। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और समझ लो, ठीक है, एक चीज़ और समझ लो, एक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ ये क्या है। तो मेरे को अगर मान लिया कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात करनी है, तो मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन आई विल टेल यू कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है ना कि राइट टू, आई हैव दिस राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये मेरे पास इक्वल राइट टू इक्वालिटी वाले क्या हैं, ठीक है। इसमें कौन सारे इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे आपके, आर्टिकल 40 ओवरव्यू लेता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली वी आर टेकिंग द ओवरव्यू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओके, देख लेते हैं इसको, ये बहुत आपको आगे जाके हेल्प करेगा रिवीजन करने के लिए और आगे हमारा बेसिस बना देगा। देखो, प्लीज़ हैव सम पेशेंस, लंबा लेक्चर होगा, 2 घंटे भी जा सकता है, बट प्लीज़ हैव पेशेंस। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फंडामेंटल राइट फॉर देयर इंटायर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। वी आर गोइंग टू डिसमेंटल दिस। ठीक है, यू वुड बी अमेज्ड कि कितनी इजीली हम इसको कवर करेंगे। तो अब देखो, आर्टिकल इक्वालिटी क्या कहता है कि सबको इक्वल ट्रीट करोगे। अब आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है बताओ मुझे। आर्टिकल 14 कहता है, इसमें 2 पार्ट हैं, एक है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक और क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये 2 चीज़ें हैं, तो ये दोनों तो ये कह रहा है ना, इक्वालिटी के बारे में बात कर, इक्वालिटी एंड इक्वालिटी, तो कहीं ना हो गया ना आपका राइट टू इक्वालिटी। ओके, इसका सेकंड आर्टिकल क्या होता है इसमें सेकंड आर्टिकल इज योर आर्टिकल 15। वो क्या कहता है, वो बोलता है भाई कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन जब नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे मतलब भेदभाव नहीं करोगे, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, तो वही तो बात आ गई कि डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं होगा तो इक्वालिटी हो जाएगी ना, तो आ गई फिर राइट टू इक्वालिटी। ओके, और देखो और क्या बात करता है ये, इट सेज कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सबको हम, मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, और जिसको अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है उनको रिजर्वेशन दे देंगे हम। ठीक है, तो सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे हम पब्लिक मैटर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी जॉब में। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाएगा आपका आर्टिकल 16, सॉरी आर्टिकल 15 हो गया, ये आर्टिकल क्या हो गया, ये आर्टिकल 16 हो गया। अब फिर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका आर्टिकल, यहाँ जाएगा आर्टिकल 17 और यहाँ जाएगा आर्टिकल 18। अब ये क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि आपको ना अनटचेबिलिटी को बिल्कुल भी रेफरेन करना, अनटचेबिलिटी इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या कहता है कि छुआछूत, तो इट्स इक्वालिटी है क्या, डिस्क्रिमिनेशन है, तो वही तो बात होगी। डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी को अगर आप हटाओगे, अबॉलिश करोगे, इट इज स्ट्रिक्टली टॉकिंग कि अबॉलिश, ऐसा नहीं कह रहा है कि उसको बैन करो या करो या फिर उसको मत फॉलो करो, इट इज स्ट्रिक्टली टॉकिंग कि अबॉलिश अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट होगी, तो अगेन क्या हो गया हमारा इक्वालिटी। आर्टिकल 18 क्या कहता है, ये कहता है कि टाइटल्स के बारे में बात करता है। क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द टाइटल्स, कि अगर मैंने किसी को महाराजा का टाइटल दे दिया, किसी को नवाब का टाइटल दे दिया, तो वो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि तो बड़े हैं, इज़ नॉट इक्वल, ये ज़्यादा हो गया है, सोशल स्टेटस ज़्यादा है उनका, एंड सोशली हम उनको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट। भाई एक को ज़्यादा स्टेटस दिया, मेरे पास 2 लोग हैं, एक को मैंने ज़्यादा स्टेटस दे दिया, इसको बड़ा बोल दिया मैंने, तो इसको बड़ा बोलने का मतलब है कि इसको मैंने अगर ज़्यादा स्टेटस अगर मैंने बढ़ा दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनकी स्टेटस तो कम हो गई ना, इज़ नॉट इक्वल।
ये ग्राउंड से ये बहुत ऊपर हो गए, ये इतने ऊपर हो गए, ये इतने ऊपर हो गए, तो जस्ट बिकॉज ही इज़ मोर, तो अपेरेंटली तो ये तो छोटा हो गया ना, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया बिना मतलब का। तो डिस्क्रिमिनेशन तो करना नहीं है, बिकॉज हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है। दैट इज़ वाई इट इज़ अंडर द, हम कहते हैं क्या कि हमको टाइटल देना ही नहीं है, ठीक है। दैट अनटचेबिलिटी करना ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो क्या इक्वालिटी होगी? नहीं, नहीं करोगे तो इक्वालिटी होगी। अनटचेबिलिटी करोगे तो इक्वालिटी चली गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नहीं करोगे तो इक्वालिटी सेटिस्फाइड है। टाइटल दे दोगे तो इक्वालिटी क्या होगी? इक्वालिटी आ जाएगी। टाइटल नहीं दोगे तो क्या होगी? इक्वालिटी। इसलिए ये नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। क्लियर है? अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो इक्वालिटी आ गई, सबको लॉ इक्वल ट्रीट करेगा तो इक्वालिटी आ गई। क्लियर है? अब सेकंड सेक्शन कहता है, सेकंड पिलर इसका जो है, अब यहाँ तो हो गया पहला पिलर हमारा ओवर हो गया। नाउ वी हैव योर सेकंड पिलर विच टॉक स्पेसिफिकली अबाउट, वो बोलता है क्या? वो बोलता है यार कि मेरे को ना, आई हैव दिस राइट टू फ्रीडम। क्या है मेरे पास? मेरे पास फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, कि मेरे को अपनी आज़ादी लेने का क्या है, आज़ादी लेने का क्या है? फ्रीडम है। किसका है? फ्रीडम के बारे में। अब ये फ्रीडम के बारे में बात, इसका बेसिक फोकस किसके ऊपर होगा? इसका बेसिक इक्वालिटी के ऊपर है, इसका बेसिक फोकस किसके ऊपर होगा? फ्रीडम के ऊपर होगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब देखो कैसे कैसे देगा फ्रीडम ये। अब आर्टिकल 18 तक देख चुके हैं ना, अब आर्टिकल 19 में आ जाओ, वन बाय वन करके सारे आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 19, फिर आर्टिकल 20, फिर आर्टिकल 21, फिर आर्टिकल 22, सब अलग चीज़ों के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, कैसे फ्रीडम देगा? ये बोलता है मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच दूंगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूंगा, फ्रीडम दूंगा कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर सेटल हो जाओ। मैं फ्रीडम दूंगा कि आप कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी स्टैब्लिश कर लो। मैं फ्रीडम दूंगा कि आप असेंबल कर सकते हो, लोगों को बुला के 4 लोग इकट्ठा हो सकते हो। तो ये तो क्या बोलता है बेसिकली, आपको कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। तो ये क्या देता है आपको? अगेन इसके नाम में ही फ्रीडम है, ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? 20 कहता है आपको, 20 से सिंपल थिंग, 20 से सिंपल थिंग कि मेरे को कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस में, कि किसी भी ऑफेंस में, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस में मुझे फ्रीडम प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर मैंने इसमें प्रोटेक्शन दे दिया कि आपने ऑफेंस करा और आपको कन्विक्ट करने में प्रोटेक्शन मिल गई, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिला, ठीक है। प्रोटेक्शन मिला कि मतलब आपको जेल के अंदर नहीं ले जाया जाएगा। तो फ्रीडम, आपकी फ्रीडम के बारे में बात हो रही है, यस फ्रीडम की बात हो रही है। तो अगेन ये फ्रीडम के बारे में बात होगी। अब मैं बोलता हूँ आर्टिकल 21, दैट इज योर राइट टू लाइफ, इसके अंदर में आता है व्हाट इज इट, इट इज़ द राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि सरकार अगर मान लो कि ये क्या कह रहा है, मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऐसा मानता हूँ ना कि 21 को मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि सरकार इज गिविंग यू, स्टेट इज गिविंग यू राइट टू व्हाट, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। ये आप ही कर सकते हो, खुद की मर्जी से काम कर सकते हो, खुद की लाइफ आप में कोई हार्म नहीं होगा। इसमें क्या मिलेगा आपको? प्रोटेक्शन मिलेगा, कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिलेगा, आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अगर इन दोनों को प्रोटेक्शन मिल गया तो मेरा फ्रीडम हुआ ना, आई एम फ्री टू, मैं तो जो चाहूँ कर सकता हूँ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ ऑफ कोर्स, बट मैं कर तो सकता हूँ। तो मेरी लाइफ और लिबर्टी को फ्रीडम मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, ओके। तो दिस इज व्हाट इज अगेन फ्रीडम की बात हो गई कि मैं फ्री दूंगा ना, मेरी लाइफ को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो ओके। आर्टिकल 22, मेरे ऊपर सर पे किसी ने बंदूक रखा हुआ है तो मेरी लाइफ तो खतरे में, कैन आई फील फ्रीडम, कैन आई फील फ्री? नो। सर पे बंदूक रखा है एंड ही इज आस्किंग मी टू डू समथिंग, एम आई फीलिंग फ्री? नो। सो दैट इज व्हाट इज माई वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम, एंड दैट इज वाई ये आपका क्या आता है, आर्टिकल 21 क्या आता है, अगर मैं राइट, मेरे प्रोटेक्शन दे दिया मेरी लाइफ पे, तो मैं तो फ्री होकर काम करूंगा, तो फ्रीडम हो गया, ओके। इट इज़ द मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर इन योर पॉलिटिकल सिलेबस, ठीक है। दैट्स वाई इसमें टाइम लगेगा, आई कैन नॉट हेल्प इट गाइस, आई कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है। आई कैन हेल्प यू कि इसको मैं कम से कम टाइम में आपको समझा दूँ। आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये कहता है कि मेरे को व्हाट यू डू, कि अगेन प्रोटेक्शन दो। आप एक चीज़ गौर करोगे कि इसकी लैंग्वेज में प्रोटेक्शन है, इसकी लैंग्वेज में प्रोटेक्शन है, इसकी लैंग्वेज में भी प्रोटेक्शन है। अब प्रोटेक्शन अगर मुझे मिल रही है, यहाँ प्रोटेक्शन मिलती है लाइफ में, ज़िंदगी में प्रोटेक्शन, यहाँ प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो आपको सरकार कन्विक्ट कर लेगी, कि आपको दोषी ठहराएगी। उसके ठहराने से पहले आपको प्रोटेक्शन मिलता है कि आपको लॉयर लाने का है, फिर आप पे कोई ऐसा लॉ नहीं लगेगा जो आप आज क्राइम किया है आज लॉ में ही ना हो, और कल को आके लॉ बन गया कि चीज़ क्राइम थी तो आपको पीछे आगे पकड़ेंगे नहीं कि फ्यूचर पास्ट में काम करा है। आगे पढ़ेंगे वो बात हम लोग। बेसिकली तीनों बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। ये क्या 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की। अगर मान लो कि आपको अरेस्ट और डिटेंशन करना है, ये क्या कहता है कि पुलिस आएगी आपको अरेस्ट करने के लिए, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट कर रही है पुलिस। दैट इज़ व्हाट इज योर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, बताना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज योर, तो प्रोटेक्शन मिला ना आपको, कहाँ मिला? अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो क्या फ्रीडम मिल गई आपको? अगेन अब आ जाता है, हमने देख लिया कहाँ, आर्टिकल 22 तक पहुँच चुके हैं, हमें कहाँ जाना है? 34 तक जाना है। तो अब आ जाओ और आगे। ये कहता है कि ठीक है राइट मिलेगा, राइट टू व्हाट, राइट मिल रहा है। अब राइट टू व्हाट, राइट टू हमने देख लिया, राइट टू इक्वालिटी देख लिया, राइट टू फ्रीडम देख लिया। अब क्या देखना है? अब देखना है हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू नहीं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या कहता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि आपको कोई आपका शोषण ना करे, आपको एक्सप्लॉइट ना करे। दैट इज़ व्हाट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या होगा कि इसमें देखो, इसमें कीवर्ड आपको हमेशा यूज़ होगा। इसमें 2 आर्टिकल आपके आएंगे, एक आर्टिकल 23, एक आर्टिकल आएगा 24। इन दोनों में ही सेम कीवर्ड यूज़ होगा। पता है क्या? जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ हुआ है ना,
यहाँ प्रोटेक्शन यूज़ हुआ है, प्रोटेक्शन यूज़ हुआ है, प्रोटेक्शन यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं का डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी यूज़ हुई है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा पता है आपको? यहाँ पे यूज़ होगा प्रोहिबिशन। क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन को तो प्रोहिबिट करना है, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगा प्रोहिबिशन की, आपको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करो यार। प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट? अब आर्टिकल 3 बोलेगा, आर्टिकल 3 बोलेगा क्या प्रोहिबिट करो आप, तो आर्टिकल 3 बोलेगा कैसा करो। फिर आर्टिकल 23 क्या बोलेगा कि ह्यूमन ट्रैफिक, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिक और फोर्स्ड लेबर को। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? इट सेज कि जो ह्यूमन ट्रैफिक है सर, जो क्या क्या होता है ना कि बॉडी ह्यूमन में जो कि तस्करी होती है, ठीक है, कि इंसान को बेच रहे हैं, ह्यूमन में ट्रैफिक कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिक। एंड एक और चीज़ क्या है? फोर्स्ड लेबर होता है, बंधुआ मजदूरी। वो फोर्स, ये कहीं ना कहीं स्लेवरी का ही तो काइंड है, फोर्स्ड लेबर। अगर ये होगा तो आप बताओ आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमको इसको प्रोहिबिट करना है, ये करना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक्सप्लॉइटेशन होगा और इसके अगेंस्ट हमको राइट मिला है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? प्रोहिबिट करना पड़ेगा, फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 से इसके देखो ऐसा करो कि आपका जो चाइल्ड लेबर है, फैक्ट्रीज में जो चाइल्ड लेबर है, इसको आपको प्रोहिबिट करना पड़ेगा। इसको प्रोहिबिट करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स एक्सप्लॉइट। अगर चाइल्ड को लेबर कराते हो, चाइल्ड का एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसी का अगेंस्ट राइट मिला हुआ है, यस। तो अगर मेरे को चाइल्ड लेबर को क्या करना पड़ेगा? प्रोहिबिट करना पड़ेगा। अब प्रोहिबिट कर दिया तो मेरे को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मिल गया, ठीक है, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट लेग, लास्ट 2 लेग्स, दैट इज योर, क्या कहता है अब? ये कहेगा आपको, ये बोलेगा आपका राइट टू रिलीजन। इसको अगले पेज में ले लेते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है ना, एक सेकेंड, ओके, एक पेज और ले लेते हैं। ये बोलता है आपका सिंपल सी बात, ये कहता है कि राइट टू, एक बोलेगा राइट टू रिलीजन, ये रिलीजन हो गया, और एक और होगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल प्लस एजुकेशनल राइट। तो दीज आर सेट ऑफ राइट्स, राइट का क्लासिफिकेशन है, समझो आज यही रट लोगे, दिमाग दोबारा लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलीजन में क्या है? आर्टिकल 25, देख लो इसमें क्या है, आर्टिकल 25, ये क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलेगा आपको कि आप अपनी जो भी चीज़ चाहते हो उसको प्रोपेगेट, प्रोफेस, प्रैक्टिस कर सकते हो अपने रिलीजन को। फिर आर्टिकल 26 आएगा, इसको मैं डिटेल में बात करेंगे हम लोग, यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या बोलेगा? 27 बोलेगा कि यार आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपसे टैक्स नहीं मांगेगी कि आपके रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। तो ये रिलीजन और टैक्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 क्या बात करता है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपागेट एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस, ऑफ ओन चॉइस, क्लियर है। अब आर्टिकल 27 देखा, आर्टिकल 28 भी इसमें आ जाएगा। ये क्या बोलेगा? 28 बोलेगा कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर, मान लिया कि वो लेट्स से कि हिंदुज़म में किताब पढ़ा रहा है या मुस्लिम में किताब पढ़ा रहा है, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकारी है, अगर 100% सरकार का मेंटेन किया हुआ है, तो उसमें भी किसी पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाता है तो मतलब क्या है कि सेकुलर तो नहीं हुआ ना। तो दीज राइट्स व्हाट वी कॉल एज, ये हमारे सेकुलर राइट, सेकुलर सेट ऑफ राइट्स हैं। राइट टू रिलीजन है, दैट्स दे आर सेकुलर सेट ऑफ राइट, इनको सेकुलर सेट ऑफ राइट भी कहते हैं, ठीक है। दिस राइट्स टॉक अबाउट सेकुलर, ये जो हम प्रेम्बल में पढ़ा था ना कि सेकुलर है, वो सेकुलर यहाँ पे डिफाइन हो रहा है हमारा, ठीक है। ये सारे राइट्स इज गिविंग द सेकुलर टोन टू द इंडियन पॉलिटी, ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग कल्चर एजुकेशन राइट में। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका आर्टिकल 29 है, एक आर्टिकल 30 है। 29 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसके पास खुद का स्क्रिप्ट है, खुद का लैंग्वेज है, ठीक है, खुद का कल्चर है, इसको प्रिजर्व कर सकती है, इसको प्रिजर्व कर सकती है, इसके पास राइट है, ठीक है। ये एप्लीकेबल है माइनॉरिटी को भी, ये एप्लीकेबल मेजॉरिटी को भी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? ये ओनली माइनॉरिटी के लिए है कि माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो खुद का माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं। ये बस हमें देखना है, इतना देख लिया, अब हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या, ये ओवरव्यू ले लिया ना हमने कि क्या क्लासिफिकेशन है, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब क्या है? रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, इतना हमने कर लिया। हम आर्टिकल 30 तक पहुंच गए, हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ तक ओवर है। अब आर्टिकल 31, 32, 31 बात कर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, 32 कुछ और बात, 33, 34 ये सारे के सारे मिसलेनियस चीज़ें हैं। बट हमको जो मेरा राइट है ना, सेट ऑफ राइट, वो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 30 के बीच में सेट ऑफ राइट दिया हुआ है, ठीक है। 13 तक पहुंच गए हम लोग। अब इसको 1 बाय 1 करके विल टॉक अबाउट कि 14, 15, 16 करके जाएंगे। तो हमने क्या देख लिया? वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि आर्टिकल 14 के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 15। अब व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू इंक्रीज और स्पीड अ लिटिल बिट, क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, आप थोड़ा पेस रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है यार। फिर भी मैं कुछ उड़ाऊंगा नहीं आपको, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, बट थोड़ा सा ना फास्ट पेस चलेगा, तो ध्यान रखना। अब देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, सुनना है स्टेटमेंट को। ये कह रहा है आपको सिंपल सी बात कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, पहले स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसको समझो, यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या यूज़ किया आर्टिकल 15 में, एक सेकेंड।
कीवर्ड क्या क्या यूज़ करा है। पहला बोला कि स्टेट शेल, एक सेकंड रुक जाओ, पहला बोला क्या कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट। चलो ठीक है भाई, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब स्टेट तो नहीं करेगा। अब हमको तो अब तक पता है ना कि स्टेट है क्या। यस, आर्टिकल 12 बता दिया हमने ये स्टेट क्या क्या है। ठीक है, अब तक जानते हैं हम लोग। स्टेट हम नहीं जानते कि स्टेट कैपिटल, हम जानते हैं कि स्टेट का मतलब है जो है, हम देख चुके हैं स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट बहुत बड़ा सा टर्म है, ओके समझ चुके हैं ये चीज़ हम लोग। अब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बट डिस्क्रिमिनेट किस चीज़ पर नहीं करेगा, स्टेट क्या नहीं करेगा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो बेसिक यहाँ पे कीवर्ड पता है क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बट क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। चलो ठीक है, अब किसको नहीं करेगा, अगेंस्ट एनी सिटीजन। मतलब कि इस वर्ड में बोला है एनी, मतलब कि एनी सिटीजन। क्लियर है, ओके। एनी सिटीजन, यहाँ एक वर्ड लिख दिया है सिटीजन, तो ये नॉन सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, ओके ठीक है, आगे पढ़ लेंगे क्या है क्या नहीं है, बट देख लो एनी सिटीजन है, क्या नहीं करेगा, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अगेन यहाँ पे बोलता है कि ओनली, कि बाकी चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, बट इन जो ग्राउंड है ओनली ऑन दिस ग्राउंड्स। तो कौन कौन से ग्राउंड, ओनली दिस ग्राउंड्स। ये ग्राउंड्स यहाँ पे अपने मेंशन कर लिया है। ठीक है, ये ग्राउंड्स यहाँ डिस्कस कर लो। क्या क्या बोला, पहला बोला कि रिलीजन, क्या ग्राउंड है भाई, अरे यार, पहला ग्राउंड बोला कि रिलीजन पे नहीं करेगा। ठीक है, रिलीजन पे नहीं करेगा, कि अगर कोई एक सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, सबको स्टेट इज गोइंग टू ट्रीट इक्वल। यस, चलो ठीक है। अच्छा, और क्या बोला, उसके बाद बोला कि देयर इज सम रेस, लेटेस्ट से पीपल आर रेशियल, मतलब रेसिस्ट होते हैं लोग, बट लोग हो सकते हैं, स्टेट कभी रेसिस्ट नहीं होगा। कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, सदर्न लोगों को, नॉर्दर्न लोगों को, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जितने भी अलग अलग रेस के लोग हैं, हालांकि हमारे तो रेस मोस्टली सेम है, बट नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा रेस डिफरेंट है ना, सबको सेम रेस ट्रीट करेंगे, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओके। स्टेट अपनी पॉलिसी में डिफरेंशिएट तो नहीं करेगा। ठीक है, वेरी वेल, ओके, यहाँ तक हो गया। और किस चीज़ में नहीं करेंगे, रिलीजन, सेक्स, रेस, और फिर क्या है, उसके बाद है कास्ट। ठीक है, कास्ट, और फिर क्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा फिर सेक्स एंड देन प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसको वन बाय वन करके समझो कि इसका मतलब क्या है। मैंने जब आपको कह दिया कि प्लेस ऑफ बर्थ पे आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, तो यार मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आप कहीं पर भी बॉर्न होंगे, वेदर यू बॉर्न इन कर्नाटका और बिहार और यूपी और झारखंड, स्टेट विल ट्रीट यू इक्वल। तो आपके डोमिसाइल पे आपका वो डिपेंड नहीं करेगा स्टेट की पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेक्स, ठीक है, कास्ट, रेस, रिलीजन, ये चार चीज़ देख ली हमने। ठीक है, कि आप मेल हो फीमेल हो, आप थर्ड जेंडर के हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। कास्ट का देख लो कि आप कोई से भी क्लास से आते हो, आप जितनी भी कास्ट इंडिया में किसी से आ जाओ, सबको सेम ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बट इसमें आर्टिकल 15 में एक एक्सेप्शन है कि अगर आर्मी में कुछ टाइम पहले तक ये नहीं था कि वुमेन का को नहीं अलाउ करते थे। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या दिया कि यार हम वुमेन को सिर्फ और सिर्फ इसके सेक्स के बेसिस पे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वी हैव अदर मीन्स ऑल्सो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये तो आर्टिकल 15 कहता है ना यार कि सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं करें, बाकी चीज़ों पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है कि तमिलनाडु की सर्विसेज, तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है तमिलनाडु की सर्विस में तमिलनाडु के लोग आ सकते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे कुछ और ग्राउंड देगा, वो ये नहीं बोलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ पे मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली लूपहोल को फाइंड किया जा सकता है इसमें। ठीक है, ऑल राइट। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसका एक्सेप्शन भी कुछ है क्या, कोई एक्सेप्शन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, आप देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसी में इंपॉर्टेंट थिंग देखो, मैं अगर बोलता हूँ आपसे लेट से कि रिजर्वेशन पॉलिसीज में दे दी गई कि अगर किसी को रिजर्वेशन दे दिया गया, मैं बोलता हूँ कि अगर आप IIT NIT गए होगे, देखा होगा उसमें होम स्टेट रिजर्वेशन होता है, IIT में होता है, NIT में होता है, तो क्या होता है, होम स्टेट कोटा होता है। तो अगर मतलब मैंने जिस स्टेट का है उस स्टेट को मैंने अगर कोटा दिया, तो क्या रिजर्वेशन मेरे लिए अगेंस्ट नहीं है, ये तो प्लेस ऑफ बर्थ पे तो मैंने कर दिया, बट वहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक्सेप्शन दिया गया कि जो बैकवर्ड, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, रिजर्वेशन, मतलब कि अफर्मेटिव एक्शन। और अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है वो यहाँ पे कहता है कि स्टेट शैल टेक द पॉजिटिव, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है ना, दिस विल नॉट प्रिवेंट स्टेट टू टेक अफर्मेटिव एक्शन। ये तो मत करो, ये तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, बट डिस्क्रिमिनेशन चक्कर में ऐसा ना हो कि आप एक्शन ना लो, आप एक्शन लो। ठीक है, ऑल राइट। तो किसके किसके लिए दिया हुआ एक्शन लेने के लिए, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड SC ST। तो मतलब रिजर्वेशन किसको किसको दिया है हमने, किसको किसको दिया है, हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशंस, SC ST को दिया है, यस। वुमेन को दिया है, यस दिया है। अच्छा, और किसको दिया है बताओ, और किसको दिया है, और क्या हमने EWS को दिया है, यस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो है ना ये, ओके, बस हो गया। ठीक है, और क्या, चिल्ड्रन को भी दिया हुआ है, इतना दे दिया, 15 देख लिया हमने। अब आर्टिकल 15 सिंपल कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है, और ओनली किसी भी मैटर पे, ठीक है, इन जनरल किसी भी मैटर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अब आ जाओ आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ लैंग्वेज क्या है, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जो सरकार जो नौकरियां दे रही हैं उनके लिए आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही अगेन वही चीज़ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, सेम चीज़ है।
बट यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्शन लिया जा सकता है कि पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट स्टेट, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट कुछ एक्सेप्शन दे सकता है ना, तो एक्सेप्शन यहाँ दिया जा सकता है। ओके, रिजर्वेशन दिया सकता है, यस ऑफ कोर्स दिया सकता है। ईडब्ल्यूएस को दिया है हमने रिजर्वेशन, हमने बैकवर्ड क्लासेस को दिया ही है रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन यहाँ पर ही पॉसिबल है। तो आर्टिकल 16 बेसिकली टॉक्स अबाउट कि क्या बोलता है, ये बात करता है अपॉर्चुनिटी में आप क्या दे दो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इसमें क्या दे दो, इक्वालिटी दे दो, किस फेयर में, किस चीज़ में, इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि किसी स्कूल में, मैं बोलता हूँ किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में रिजर्वेशन देना है तो किस आर्टिकल के अंदर दिया जाएगा, आर्टिकल 15 के अंदर दिया जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जॉब में रिजर्वेशन मिलती है आपको तो कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 16 के 16 क्लॉज 2 के अंदर से मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे। तो मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने 103rd अमेंडमेंट एक्ट लाकर, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 103rd अमेंडमेंट लेकर आए हम लोग, कौन सा लाए, 103rd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग आके क्या कहते हैं, वी आर गिविंग रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन टू हु, टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो मुझे क्या आर्टिकल 16 में चेंज करना पड़ेगा। अगर बोलता हूँ कि ईडब्ल्यूएस को मैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन देता हूँ तो क्या आर्टिकल 16 में चेंज आएगा, यस आएगा। अगर मैं बोलता हूँ तो आर्टिकल 16 में एक क्लॉज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेक्शन 1, 2, 3 करके बहुत सारे क्लॉज हैं, वो उतना भी हमारे लिए लास्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम होता है तो पढ़ते हैं, बट अभी इतना समझ लो काम काफ़ी है हमारे लिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ईडब्ल्यूएस को अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दोगे तो 16 में चेंज करना पड़ेगा, यस। अगर मैं बोलता हूँ कि ईडब्ल्यूएस को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर चेंज दोगे तो किस आर्टिकल में चेंजेस आएंगे, 15 में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के ऐड करना पड़ेगा आपको कि भैया हमने ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया है तो एक क्लॉज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, 15 के अंदर में एक सब क्लॉज ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 16 के अंदर में एक सब क्लॉज ऐड हो जाएगा। क्लियर है, 15 देख लिया, 16 देख लिया। 15 इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये अबाउट अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी मिलेगी, दैट इज किस किस मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कहाँ, इन जनरल सारे स्फेयर में, बट अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो कहाँ आएगा, आर्टिकल 15 में आएगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहाँ आएगा, 16 में आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द अनटचेबिलिटी। वो क्या कहता है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द अनटचेबिलिटी, एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड ना। आर्टिकल 16, 17 तो कर रहे हैं हम लोग, उसके अलावा और भी चीज़ें करनी है ना। 17 अनटचेबिलिटी बात करेगा, ठीक है। 18 बात करेगा टाइटल के बारे में हमारे लिए, ठीक है। और 19 से हमारा फ्रीडम वाला आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए, वो चीज़ शायद मैंने मेंशन करी नहीं करी, देख रहा हूँ मैं एक मिनट जो, वो क्या है आपका, वो बेसिकली इससे रिलेटेड है यार, आपके आर्टिकल 16 से जुड़ा हुआ है, बता रहा हूँ मैं एक चीज़, एक मिनट जो, इट्स अ वेरी मतलब डॉन्टिंग चैप्टर है, एकदम डॉन्टिंग है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ यार, इतना बड़ा है ना कि मेरा खुद का नोट्स मुझे नहीं मिल रहा है। चलो आगे बात कर लेंगे, दिख जाएगा मुझे तो, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं, ठीक है। कर लेंगे, कवर तो करेंगे। ओके, अच्छा देख लो, हाँ एक और यहाँ ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आर्टिकल 15 में ना एक और क्लॉज को बोलते हैं 15 क्लॉज 2, यहाँ पे स्पेशल लिख लो, उसको बोलते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2। वो क्या कहते हैं, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टेट के अगेंस्ट होगा। मतलब मैं तो एक चीज़ समझाता हूँ आपको, एक समझो एक चीज़ और, कि जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ पढ़ाई थी कि यहाँ पे स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन है यहाँ पे, है ना, कि स्टेट देता है लीगल ऑब्लिगेशन। तो अगर ये चीज़ स्टेट प्रोवाइड ना करा पाया तो क्या इंडिविजुअल कैन गो टू द कोर्ट, यस। अब मैं बोलता हूँ कि कोई प्राइवेट कंपनी आके आपसे बोलती है कि मैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन करूंगा रीजन के बेसिस पे, तो क्या सरकार उसको रोक लेगी? तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द प्राइवेट कंपनी। सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज में स्टेट लिखा हुआ है, क्या स्टेट में प्राइवेट कंपनी आती नहीं आती। बट आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक प्लेस है विच इज मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, वहां पर अगर कोई जाने से आपको रोक लेता है, देन दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। आप उस टाइम में प्राइवेट किसी इंसान को भी सू कर सकते हो, ठीक है। तो देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस अंडर विच इन द यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट and you can sue a private person also. So all the cases it is enforceable against the state, but in some cases fundamental rights are also enforceable against the private individuals. वो किस किस केस में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी मोटा मोटा क्या देख लो कि 15 क्लॉज 2 में ये क्या है, यहाँ हमारे 15 क्लॉज 2 वाले में जो कहता है कि पब्लिक प्लेस पे अगर एंट्री नहीं दोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। अगर ये बंदा मुझे रोक लेगा तो मैं इसको भी सुप्रीम कोर्ट में सू कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई इसने फंडामेंटल वायलेट कर दिया मेरा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट द अनटचेबिलिटी। स्पेसिफिकली कहता है कि अनटचेबिलिटी को आप क्या करो, प्रोहिबिट कर दो। इसको छोड़ो मत, इसको सीधा प्रोहिबिट करो। प्रोहिबिशन लैंग्वेज में लिखी हुई है कि यू हैव टू प्रोहिबिट द अनटचेबिलिटी। क्लियर है? ओके, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन सॉरी एबॉलिशन, लैंग्वेज में एबॉलिशन यूज़ किया हुआ है कि इसको कंप्लीटली आप एबॉलिश करो। और अगर कोई आपको अनटचेबिलिटी फॉलो करता है, ठीक है, आपको कहता है कि आप अनटचेबल हो, अनटचेबल वर्ड भी यूज़ करता है, देन ही क्या होना चाहिए, देन आप इवन प्राइवेट इंडिविजुअल करता है तो भी आप उसको सू कर सकते हो, और अगर स्टेट करता है तो ऑफकोर्स स्टेट को तो कर ही सकते हो। तो मतलब कि मैं बोलूँ कि आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट
यस इट्स इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यस इसके अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है, इसके अंदर भी आपको अवेलेबल दिया गया है, दोनों के अगेंस्ट आप जाके काम कर सकते हो, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या अनटचेबिलिटी को कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है? तो इट इज़ नो वेयर डिफाइंड। माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया, नो वेयर डिफाइंड, ठीक है। हेट स्पीच को डिफाइन किया गया, नो वेयर डिफाइंड। तो ध्यान रखना इन तीन बातों को, ठीक है, ओके। आर्टिकल, अब आ जाते हैं आर्टिकल 18, विच टॉक्स अबाउट व्हाट, विच टॉक्स अबाउट योर टाइटल्स। क्या बोलता है ये कि टाइटल नहीं दिया जाएगा, टाइटल जैसे महाराजा नवाब टाइटल नहीं दिया जाएगा। टाइटल दे देते हो तो मतलब क्या है यार कि एक इंसान को आप बोलते हो कि वो ज़्यादा बड़ा हो गया, उसको आप स्पेशल टाइटल देते हो। हाउएवर इसमें क्या मैं बोलता हूँ कि इसमें क्या मिलिट्री टाइटल दिया जा सकता है, कमांडर, कर्नल। तो अगर मैं बोलता हूँ इसमें कि क्या मिलिट्री टाइटल अलाउड है, क्या क्या टाइटल्स अलाउड हैं, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि कुछ टाइटल्स जो कि अलाउड है, कौन से टाइटल अलाउड होंगे? मिलिट्री टाइटल आप दे सकते हो, यस दे सकते हो। मैं बोलता हूँ क्या एजुकेशनल टाइटल दे सकते हो, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, यस दे सकते हो, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे पास विदाउट। अब मैं बोलता हूँ कि लेट्स से कि मुझे किसी फॉरेन कंट्री ने कुछ भी एक पुरस्कार दिया, मुझे एक टाइटल देना चाहती है वो, तो मुझे अपने प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल लेके, इनका अप्रूवल लगेगा मुझे वो चीज़ लेने में, बट मैं ले सकता हूँ, यस मैं ले सकता हूँ, बट अप्रूवल लगेगा, ठीक है, ओके। ये हो गया, ऑल राइट, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वाले में आ जाते हैं। इसमें पहला कौन सा होगा नंबर, इसमें कौन सा होगा आपका आर्टिकल नंबर, इसमें होगा आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 को समझो आराम से। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि गारंटीज ऑल इट्स सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, साफ साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज में। क्या क्या देता है नंबर, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या बोलता है ये बोलता है कि फ्रीडम देगा। फ्रीडम किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपको जो बोलना है बोलो, एंड एक्सप्रेशन। अब मैं बोलता हूँ कि एक्सप्रेशन मैंने कुछ आर्ट वर्क बनाया, ठीक है, आर्ट वर्क बना के मैंने गवर्नमेंट को के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म किया, तो कैन इट काउंट टू सेडिशन? अब सेडिशन तो कहता है ना कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्टिविटी लाते हो, तो मैं तो इसलिए बोला जाता है कि आर्टिकल 19 का क्लियर कट वायलेशन है आपका सेडिशन, कि सरकार तो किसी चीज़ को बोल सकती है कि सेडिशन है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी सेडिशन बोल सकती है, इसलिए सेडिशन को स्ट्रक डाउन करने की बात चलती रहती है, ठीक है, हमेशा। ये मेंस का क्वेश्चन है आपका, ये सेडिशन के अगेंस्ट फेवर में बात करूँ तो पहला तो कहता है एक्सप्रेशन की, मैं आर्ट बना के, स्कल्पचर बना के, कुछ बोल के, कुछ मूवी बना के, कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ? यस। मैं कुछ स्पीच दे दूं, मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूं, यस। अगर मेरे एक्सप्रेशन में सरकार बोल दे कि सेडिशन है तो इसका वायलेशन हो गया, तो इसका वायलेशन हुआ तो मतलब कि मैं फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, यस हुआ। दैट इज वाई सेडिशन और फंडामेंटल राइट का ये वाला जो पार्ट है साथ में नहीं जाता, ठीक है, ओके। इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है, किस चीज़ का फ्रीडम देगा? वो फ्रीडम देगा कि आपको असेंबल हो सकते हो आप, मतलब कि 10 लोग मिलकर असेंबल हो जाओ, ठीक है, लेकिन असेंबली जो होनी चाहिए पीसफुल, ऐसा नहीं कि आप 10 लोग आ जाओ, आप आर्म्स लेके सारे लोग को बोल भाई हथियार लेके आ जाओ, पीसफुली आपको करना है, विदाउट आर्म्स। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि असेंबली विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबली करो, विदाउट आर्म्स करो, आप कर सकते हो। बट मान लो कि धारा 144 लग गई, ठीक है, तो ये पीसफुल असेंबली आर्टिकल आपका ये 19 क्लॉज 2 चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि 19 जो हमारे ये है ना, जो फर्स्ट वाला हमारा है, इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है 19 क्लॉज 2, वो कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है सरकार, ठीक है। देख, ठीक है, सेक्शन 144 लगा तो असेंबली में आपको 10 लोग साथ में जुड़ नहीं सकते हैं, तो वायलेशन बोलोगे? नहीं, वायलेशन नहीं है। इसमें आगे जब पढ़ेंगे हम लोग कि साफ साफ इसी में एक बाईपास दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, चलो 1 बाय 1 चलते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड कि अगर मुझे मान लो कि कोई एसोसिएशन बनाना है, कोई एनजीओ बनाना है, कोई कोऑपरेटिव बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ, यस। मैं लेबर एसोसिएशन बना सकता हूँ, यस, ठीक है। मैं यूनियन बना सकता हूँ, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन बना सकता हूँ, यस बना सकता हूँ, ठीक है। मुझे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी, बना सकता हूँ, यस। इसका बनाने का फंडामेंटल राइट है मुझे, यस। तो मुझे अपने यूनियन बनाने का फंडामेंटल राइट है, यस। मुझे अपने एसोसिएशन बनाने का राइट है, यस। मुझे अपने, मान लो मेरे को बोलना है कि सारे बैंक से क्लर्क का एसोसिएशन बना लो, बना सकता हूँ, यस, मेरी फंडामेंटल राइट है, ओके। अब फोर्थ देख लो, फोर्थ क्या कह रहा है? इट सेज कि मुझे मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि मैं चाहूँ तो कश्मीर में रह लूँ, मैं चाहूँ तो अब तो रह सकते हैं, पहले नहीं सकते, अब तो रह सकते हैं, गुजरात रह लूँ, मैं चाहूँ तो आपके क्या बोलते हैं यार, किसी भी स्टेट में जाकर रह लो, बिहार, यूपी, झारखंड, साउथ, कर्नाटका, कहीं चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट कहीं चले जाओ। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन लाइक इनर लाइन परमिट वाले में थोड़ा सा लेना पड़ता है आपको, फिर जो हमारे जो टेरिटरीज़ हैं लाइक ट्राइबल एरियाज टाइप के, वहाँ परमिशन लेना पड़ सकता है आपको, बट इन जनरल आपको चल सकते हो। बट अगेन ये सारे के सारे राइट हमारी एब्सोल्यूट नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं इसमें। हम लोग लास्ट में जब फीचर पढ़ेंगे ना तो हम लोग क्लियर करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद और क्या है? उसके बाद बोलता है कि आप किसी भी जगह पे जाओ, वहाँ जाके सेटल हो जाओ, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। अब और क्या है कि आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, ठीक है, ये हो गया। बट ये सारे जो राइट्स मेरे को मिले हैं, फ्रीडम मिला है, क्या ये फ्रीडम एब्सोल्यूट है? तो नो, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे एक बड़े बड़े वर्ड में लिखो कि इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है का क्या मतलब है कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है?
यस, ये रिस्ट्रिक्शन तो लगाया जा सकता है, इस आर्टिकल के सेकंड क्लॉज में ही बोल दिया कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यस लगाया जा सकता है, बट ये रिस्ट्रिक्शन जो होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल कोर्ट के कोई भी बोल दे, मतलब कि इसके कोई ना कोई ग्राउंड्स मेंशन होंगे। तो व्हाट आर द ग्राउंड्स अंडर विच दिस रिस्ट्रिक्शन हैज़ टू बी, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्या क्या ग्राउंड है वो देख लो, वो ग्राउंड यहाँ पे मेंशनड है। ठीक है, एक सेकंड में ग्राउंड बताता हूँ क्या क्या ग्राउंड है आपका, एक मिनट गाइस। ग्राउंड वहाँ पे आपका बहुत सारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, तो देख लो ये ग्राउंड आपसे एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन वो। तो पहला ग्राउंड है कि आपके किसी भी एक्शन से मान लो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर मान लो कि आप तो बोलोगे मेरे पास स्पीच है तो मैं अपने कंट्री की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ किसी और पे, किसी और कंट्री पे, तो हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी चली गई कंट्री की। ओके, मैंने मीडिया ने कुछ ऐसा चीज़ बोल दी जैसे कि इंडिया के सॉवरेनिटी पे इफेक्ट हुआ है, तो उसको बैन कर सकते हैं, कर सकते हैं। मीडिया वाले नहीं बोल सकते आपकी कि मेरे को ना बैन कर दिया, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई। यार ये आपका एब्सोल्यूट था ही नहीं कभी, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट कोई सर्टेन ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड्स यहाँ पे ही है, तो इन ग्राउंड्स के बेसिस पर लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। ओके, और क्या ग्राउंड्स हैं? फिर अगर आपने कुछ ऐसा करा जिससे कि इंडिया के सिक्योरिटी, इंडिया की जो है सिक्योरिटी पे थ्रेट आया, तो उस केसेस में आपको लगाया जा सकता है रिस्ट्रिक्शन। और क्या लगा सकते हो कि किसी कंट्री, आपने कुछ बोल दिया ऐसा कुछ जिससे मेरे फ्रेंडली, जैसे मान लो कि मालदीवियन मिनिस्टर इंडिया के बारे में कुछ बोल दिया था, तो हम लोग ने पूरा उसको बॉयकॉट करने लगे हम लोग। सो अगर वो चीज़ इंडिया में बोलते हैं तो उनको हम लोग बैन कर सकते थे, उनकी स्पीच को कर सकते थे, बट वहाँ पर उन्होंने नहीं करा, वहाँ है कि नहीं पता नहीं, बट हमारे यहाँ उस चीज़ को बैन किया सकता था। अगर हमारे किसी मिनिस्टर ने किसी और कंट्री से कुछ ऐसा बोला होता जिससे उनका रिलेशन खराब हो जाए, तो मे बी वी कैन डू दैट। ओके ओके, या किसी मीडिया पर्सन ने बोल दिया या हमने बोल दिया, ठीक है, ये हो गया। तो किसी भी कंट्री से मेरा फ्रेंडली रिलेशन अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर मैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, यस रिस्ट्रिक्शन मैं लगा सकता हूँ। फोर्थ क्या है कि मेरे किसी भी एक्शन से अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, मान लो कि राइट की सिचुएशन बन गई, कम्युनल टेंशन बन गया, तो फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यस, किसी ने भाषण दे दिया, किसी ने ना वो भाषण दे दिया, लेट्स से कि वो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, यहाँ पे एक चीज़ भी आपका यहाँ पे आएगा, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस आगे पढ़ेंगे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, डिसेंसी, कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि बहुत डिसेंसी आपकी चली गई, मतलब किसी ने लेट से कि कोई पेंटिंग बना, न्यूड पेंटिंग बना दी या न्यूड मूवी बना दी, तो डिसेंसी चली गई आपकी। यहाँ पे अब वो बोल देगा कि यार मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आई कैन एक्सप्रेस, मैंने तो ये पेंटिंग बनाई, अब इस पेंटिंग से मैंने अब खुद को एक्सप्रेस करा है, अब मेरे एक्सप्रेशन में तो यही था कि मैं न्यूड बनाऊँ, बट उससे क्या हुआ, डिसेंसी हो गई आपकी। और क्या हुई, मोरालिटी में भी आप बोलोगे कि यार इमोरल भी है ये, तो इन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यस, नहीं तो कोई खुद भी कुछ भी करेगा ना यार, ओके, बोलेगा मेरे पास तो स्पीच का फ्रीडम है, कुछ भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। और क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ थिंग, कि आप कुछ भी बोले कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं करा सकते, उस बेसिस पे भी आपकी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और क्या है, डिफेमेशन, आप किसी को इस तरीके से मानहानि नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, कि आप ऐसे नहीं बोलते कि यार चलो आते हैं एंड लोगों को ख़त्म कर देते हैं, तो कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना आपको जिससे कि ऑफेंस में आप किसी को इंसाइट कर दो। तो इन सारे केसेस में ये आपका स्पीच एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम मिला है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, एंड दीज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इनको अपने को रटना है, ठीक है। ओके, अब विल टॉक अबाउट द आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 बेसिकली देखो क्या कहता है कि देखो दो चीज़ है, आपने कोई कांड करा, अब कांड करने के बाद लेट्स से यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, पहले इसको यहाँ देख लो। ऐसा मान लो कि आपने कोई कांड करा, ठीक है, इसके करने के बाद अब तो ये दो चीज़ें हैं ना, कि या तो आपको अरेस्ट किया जाए फिर आपको डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट फिर डिटेन किया जाएगा ना, अरेस्ट करके आपको जेल में डालोगे, डिटेंशन होगी आपकी। एक और उसके बाद थर्ड प्रोसेस होगा आपका कि आपको कन्विक्शन होगी आपकी, आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि आप कन्विक्टेड हो कि नहीं हो, है ना, कि आर गिल्टी और नॉट, आपको कन्विक्ट किया जा रहा है उस एक्ट में, उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो इसको लेके हमको क्या मिला है ना, वी हैव गॉट इन समथिंग कॉल्ड एज, हमको फ्रीडम मिला है इसको लेके, हमने जस्ट पढ़ा इसके पहले, फ्रीडम मिला है कैसे, क्योंकि अगर इससे मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए, अगर मुझे कोई प्रोटेक्शन दे दे अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, की मेरे अरेस्ट डिटेंशन में तो मैं फ्री काम कर सकता हूँ, आई कैन बी फ्री, एंड अगर मुझे कन्विक्शन को लेके कोई प्रोटेक्शन दे दे तो मैं काम कर सकता हूँ। तो इन तीनों चीज़ के लिए मुझे क्या मिली, प्रोटेक्शन मिली है, दिस इज माई फंडामेंटल राइट। अब ये क्या है, ये अरेस्ट डिटेंशन का आपको मिला हुआ है आर्टिकल 22 के अंदर में, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन मिला है आपको आर्टिकल 20 के अंदर में। सो दैट इज वाई लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल 20 फर्स्ट, देन विल टॉक अबाउट आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 देख लो, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है, सिंपल सी बात कहता है, इट सेज कि देख, आर्टिकल 20 बोलता है कि इसका लैंग्वेज क्या है कि स्टेट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन, ठीक है। अच्छा, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, किसी ऑफेंस में आपको कन्विक्ट ना किया जाए उसके लिए प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, ठीक है, चलो मिल जाएगी। इसमें कुछ बातें समझो, पहला टर्म इसको कहते हैं एक्स पोस्ट, नो एक्स पोस्ट डिफैक्टो, क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा, समझाता हूँ मैं। नो एक्स पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्या मतलब इसका, कि मान लो कि आपने आज कुछ काम करा, ठीक है, यू डिड सम एक्टिविटी लेट्स से एक्स, तो आज तो लॉ बुक में कोई क्राइम था नहीं, कल को एक लॉ बना और बोला गया कि ये जो एक्स है इज इक्वल टू अ क्राइम,
तो आपको वक्त में पीछे जाके ऐसा नहीं बोला जाएगा कि कल को आपने मान लो कि 2014 में ये काम किया, आज 2024 है, तो आज ये चीज़ क्राइम है, तो आपको वक्त में पीछे जाके यू कैन नॉट गो इन द वक्त में पीछे जाके, एक्स पोस्ट फैक्टो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद और क्या है, सेकेंड चीज़ इज दैट कि ये हो गया आपको, इसको हम एक और चीज़ क्या कहते हैं, एक और चीज़ कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, इसी का एक और चीज़ उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। तो मैं तो बोलता हूँ कि लॉ जो होते हैं ना वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होते। तो मैं बोलता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि वक्त में पीछे जाके रेट्रोस्पेक्ट करना, तो रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो सिविल लॉज है ना, सिविल लॉज कैन बी एप्लीकेबल बट क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब कि आपने अगर आज टैक्स नहीं भरा, टैक्स सिविल ऑफेंस है ना भरना, टैक्स नहीं भरा तो आपके पीछे वाले टैक्स को भी काउंट किया जाएगा। तो सिविल में ये एप्लीकेबल नहीं है, सिविल में यू कैन गो रेट्रोस्पेक्टिवली एंड पनिश, क्रिमिनल में ऐसा नहीं है, क्रिमिनल में आप पीछे जाके पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। ओके ये हो गया, ऑल राइट। एक और क्या है, उसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। वो मतलब क्या है कि आपको मान लो कि उम्र कैद हो चुकी है 14 साल के लिए, अब आपने फिर कोई कांड कर, तो आपको दोबारा नहीं क्राइम के लिए मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि आप क्राइम पे क्राइम करते जाओ, अब एक बार मिल चुका है आप सजा आपको, तो डबल जियोपार्डी नहीं होगा, ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए। तो क्या मतलब हुआ कि डबल जियोपार्डी होती है क्या हमारे यहाँ, देयर इज़ नो डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब है कि सेम ऑफेंस के लिए यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड ट्वाइस, ठीक है, आपको सेम ऑफेंस के लिए यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड ट्वाइस। इतनी बात क्लियर है, ओके। और आ जाओ, अब इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है, थर्ड क्लॉज कहता है कि देयर इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि अगर आपको पुलिस प्रेशर डालती है कि खुद के अगेंस्ट क्या करो, बयान दे दो, तो हो सकता है कि पुलिस के प्रेशर में आके आपने कुछ ऐसा बयान दिया विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, देन दैट पर्टिकुलर एविडेंस इज नॉट इवन एक्सेप्टेबल। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज़ वाई ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला क्या है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो मतलब कि नो, किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद के अगेंस्ट, विटनेस अगेंस्ट नहीं बोल सकते भाई मैंने ही खून किया है, मूवी दिखाते हैं ना कि भाई आज तो हाँ बोल दो कल पलट जाना, तो विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ ये करना, कोई भी इंसान खुद के अगेंस्ट का विटनेस बन नहीं सकता, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर है, ओके, यहाँ तक हो गया हमारा। चलो ओके, अब मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन देख लो, इसका ना एक एक्सेप्शन है। अब मैं तो बोलता हूँ कि लेट से उसका डीएनए सैंपल मैच हो गया, उसने डीएनए सैंपल के लिए हाँ बोला, डीएनए सैंपल मैच हो गया, तो क्या वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, बट ओरल एविडेंस नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। मतलब कि मैं बोलता हूँ कि इसमें एक्सेप्शन क्या है कि मैं बोलता हूँ अगर मान लो कि ओरल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, क्या ओरल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो यस, ओरल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं बोलता हूँ कि रिटर्न उससे लिखवा लिया कि बताओ कि एक पेपर में लिखवा लिया कि मैंने क्राइम करा है, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट अगर मैं बोलता हूँ कि कोई क्या बोलते हैं कि मान लो कि थंब इंप्रेशन देना है, ब्लड सैंपल देना है, डीएनए सैंपल देना है, तो उसके लिए मिल सकता है, उसमें लिए आपको वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन काउंट नहीं होता। तो मैं अगर बोलता हूँ कि ब्लड सैंपल, राइट, थंब का इंप्रेशन, तो ये सारी चीज़ सेल्फ इंक्रिमिनेशन काउंट नहीं होती, ये दिया जा सकता है, ये वो दे सकता है खुद की मर्जी, ठीक है। ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया। बस अब बात करते हैं आर्टिकल 22। 21 क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जो कनेक्टेड उसके बारे में बात कर लेते हैं ना पहले। आर्टिकल 22 दोनों कनेक्टेड था ना, मैंने देखा ना यहाँ पे हमने, ये कनेक्टेड है दोनों। अब बात करते हैं ये अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला क्या बोलता है, ये समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है हमारे पास। इसको समझो एक बात कि हमारे पास ना अरेस्ट डिटेंशन दो तरीके का होता है, ठीक है। डिटेंशन जो होता है, अरेस्ट डिटेंशन जो होता है मेरे पास, वो दो तरीके का होता है। मतलब कि अरेस्ट करके आपको जेल ले जा रहा है, दो तरीके से ले आ सकते हैं वो। आपके पुलिस आएगी बोलेगी ले आना है, दो तरीके से ले आ सकती है आपको। एक तो होता है उसको बोलते हैं प्यूनिटिव। अब प्यूनिटिव वाले में क्या होता है कि आपने कांड कर दिया है, ठीक है, आपने कांड कर दिया है, तो ऐसा लिख लो यहाँ पे कि आपने जो है वो कांड कर दिया है। हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, देख लेना स्पेलिंग थोड़ा सा हिंदी की, ठीक है, आपने कांड कर दिया है। अब प्रिवेंटिव वाले में क्या है, प्रिवेंटिव वाले में आपने नहीं किया है, आपको करने से पहले आपको प्रिवेंट करना है। तो टू प्रिवेंट द कांड, इसका क्या मतलब हुआ कि टू प्रिवेंट द कांड, ठीक है। इसके लिए आपको क्या बोला जाए कि देखो हमको आप पे डाउट है, वी हैव अप्रहेंशन दैट यू माइट कमिट अ क्राइम, सो टू प्रिवेंट दैट, प्रिवेंट मतलब प्रिवेंटिव मेजर के लिए आपको डिटेन कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड दिस इज एन एक्सेप्शन। इसके अंदर में आर्टिकल 22 का क्लॉज फेल हो जाता है, तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में हम लोग काउंट करेंगे। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, जस्ट पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। प्यूनिटिव वाले में सारे के सारे ऑल फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल। यहाँ पे फंडामेंटल राइट में क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अब वो क्या फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22, अंडर आर्टिकल 22 में जो आपको फंडामेंटल राइट मिला है वो यहाँ एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे आर्टिकल 22 वाला फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि वो फंडामेंटल राइट क्या है, इसके अंदर जो मिला हुआ है हमको, ये क्या कहता है, डिटेंशन आपको पुलिस अरेस्ट करनी आई तो आपको तो फंडामेंटल राइट है, क्या क्या राइट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो बोलता है यार कि
पहला तो कहता है यार कि सबसे पहले क्या करना है कि पुलिस अगर आपके पास आती है तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको इन्फॉर्म करना है। क्या बोलना है कि किस लिए भाई आपको उठाया जा रहा है, ऐसे आके उठा के नहीं ले जाएगी। तो आपको जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और नहीं करती है, दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट। नहीं करती तो आप बोलोगे दिस इज माई फंडामेंटल राइट। ओके, उसके बाद और क्या है, उसके बाद कि आपको एक लॉयर मिल जाए, लॉयर से आप क्या कर सको, खुद को डिफेंड कर सको। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। बोलते हैं ना, मूवी में देखा होगा कि आई नीड माई लॉयर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। यस, अब मान लो कि गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको क्या मिलता है, हमने जस्ट पढ़ा जुडिशरी में, क्या पढ़ा था, नेशनल नालसा पढ़ा था मैंने। ये क्या देती है, लीगल एड तो देती है, यही लीगल एड तो बोलते हैं। समझ रहे हो इस बात को, यही लीगल, हम जस्टिस देना चाहते हैं, लीगल जस्टिस, दिस इज व्हाट इज। नहीं दे सकता, सरकार देगी आपको लॉयर, बट आपको डिफेंड तो करना है। क्लियर है, उसी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और मीनिंग भी होता है, बट जो आपके लिए सरकार दे रही है आपको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ, अगर आपके साइड से अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ रहा है तो। ठीक है, अच्छा, और क्या है कि आपको अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। इससे ज़्यादा वो आपको जेल में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना है, लेके प्रेजेंट करना है। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, बस इतना कर लो, हो गया आपका। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज आवर, इसका एक्सेप्शन कहाँ मिल जाएगा आपको, द एक्सेप्शन इज सिंपल इन आवर प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या एक्सेप्शन है देख लो, ये वही चीज़ बोलेगा कि यहाँ पे आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए बिना उठा सकते हैं। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करे ना करे उसकी भी गारंटी नहीं है, तो ये सब वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा आपको। क्लियर है, तो दीज लॉज आर ओनली, ये जो तीन जो चीज़ आपको मिला फंडामेंटल राइट, ये जो मिला है आपको, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। यस, तो दीज थ्री आर ओनली एप्लीकेबल टू प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव में है, यस, प्रिवेंटिव में नहीं है। क्लियर है, ओके। 22 भी देख लिया हमने। नाउ विल टॉक अबाउट आर्टिकल 21, जो कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 21 है। देखो, इस पर तो बहुत लंबा डिस्कशन जा सकता है हमारा 21 पे, बट फिर भी देख लो। ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। यस, क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर लॉ कहता है कि इसको फांसी दे दो, लॉ कहता है कि इसको जेल में डाल दो, तो डाल दोगे। अब बोलोगे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, नहीं, लॉ कह रहा है, लॉ बोलेगा तो कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको लाइफ का प्रोटेक्शन मिलेगा और लिबर्टी का मिलेगा। देखो, लिबर्टी दो जगह यूज हुआ है, समझ रहे हो। फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन जो गिवन है वो आपको गिवन है आर्टिकल 19 में, और जो लिबर्टी गिवन है, लिबर्टी आपके आर्टिकल 21 में गिवन। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके, आर्टिकल 21 में गिवन है लिबर्टी। चलो, ऑल राइट। अब मैं बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके दो इंटरप्रिटेशन लिए, एक है नैरो, एक है बहुत वाइड। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट वेंट बियॉन्ड द होराइजन ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और फिर वहाँ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर बढ़ा वो, एंड ही सेड कि जस्टिस देने के लिए, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से आप, ऐसा नहीं है कि लॉ ने जो बोल दिया आपको उसके लिए आप किसी की राइट टू लाइफ और लिबर्टी को आप छीन लोगे। तो वो एक आगे बढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, आप लॉ को भी तो जांच लो। यानी कि तो हमने पढ़ा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ा था हमने, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या कहता है कि लॉ चाहेगा तो आपके किसी को पनिश कर दो, बट ये कहता है यार लॉ को भी चेक कर लो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये बात हो गई। ऑल राइट, अब आर्टिकल 21 में अगर मैं बोलता हूं कि राइट टू मैरी समवन, ये क्या फंडामेंटल राइट का पार्ट है? यस, आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। ओके, मैं बोलता हूं कि अगर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करूंगा तो ये किस में आता है? राइट टू प्राइवेसी बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल 21, दैट इज अ राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्लियर है, ओके। ये कब आया था राइट टू प्राइवेसी? पुट्टा स्वामी जजमेंट। क्लियर है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब तो मैं बोलता हूँ आपको कि एक बात बताओ मुझे कि राइट टू एजुकेशन कहाँ पे ऐड किया गया है? और एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, इतना तो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ ऐड किया गया है? क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई फंडामेंटल राइट है भी कि नहीं आपके? देखो, बता देता हूँ, छोड़ो यार। राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट आपके नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, बट उसको फंडामेंटल राइट में भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, समझ रहे इस बात को? तो आपकी आर्टिकल 19 में उसको इंक्लूड किया जाता है, बट वो आपका इन जनरल क्या है, दैट इज योर स्टैट्यूटरी राइट, मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में आपको राइट मिला हुआ है। तो राइट टू एजुकेशन हो गया हमारा। ये किस में आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल
आर्टिकल 21A ये क्या कहता है, ये कब ऐड किया गया था? देखो जहाँ जहाँ आप ए वाला पार्ट देखोगे वो किसी के ना किसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि 86 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। देखो 86 अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली टॉक्ड अबाउट द एजुकेशन। इसने 3 जगह चेंज करे हैं। इसने फंडामेंटल राइट में भी चेंज करा, इसने DPSP में भी चेंज करा, इसने फंडामेंटल ड्यूटी में भी चेंज करा। तीनों में से चेंज करा है। तीनों का क्या चेंज है उसके बारे में हमको बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्लियर है? तो DPSP में भी इसने ऐड करा फंडामेंटल इसके बारे में। अब देखो हुआ क्या कि 6 से 14 साल तक सरकार आपको कंपलसरी एजुकेशन देगी सबको। तो मेरा फंडामेंटल राइट क्या है? तो इसने ऐड करा फंडामेंटल राइट में कि 6 to 14 ईयर्स तक, ये ध्यान रखना एज, 6 to 14 ईयर्स तक सरकार क्या करेगी, सबको फ्री एजुकेशन देगी। इसलिए हम सरकारी स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन 6 to 14 ईयर्स तक ही देगी, यही राइट है। उसके बाद दे सकती है, नहीं दे सकती, बट ये आपका फंडामेंटल राइट है लेना, ठीक है। अब DPSC में क्या बोला कि 6 ईयर्स तक का देगी, और फंडामेंटल ड्यूटी में बोला कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को स्कूल भेजे। सिंपल, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। यहाँ तो देख लिया हमने, चलो 21 भी हो गया हमारा, 22 भी हो गया, 23 देख लेते हैं, 24। अब देखो 23 24 सिंपल है, कुछ पढ़ाने की जरूरत उसमें है नहीं। 23 बोलता है आपको फोर्स्ड लेबर के बारे में, और 24 बोलेगा चाइल्ड लेबर के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। 25 टॉक अबाउट 25 से बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आर्टिकल 25 देख लो। अब ये तो मैं बोल सकता हूँ ना कि रिलीजन वाले हैं, ये रिलीजन वाले आर्टिकल्स हैं। यस, कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट सिंपल सी थिंग, बात कह रहा है क्या कि आपके पास क्या है, आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, कि आप अपनी कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग आपको जो चाहे आप रिलीजन को क्या कर सकते हो। मेरी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कहती है कि मेरे को हिंदुज़म फॉलो करना है, मैं करूँगा। इस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग आई हैव समथिंग, सम राइट्स, राइट टू डू वॉट, राइट टू यू नो प्रोफेस, राइट टू प्रोपगेट। मैं अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे रिलीजन में ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट मैं कन्वर्जन नहीं करवा सकता, ठीक है, फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूँ ये अच्छी बातें करना है तो करो, नहीं करना मत करो, बट मैं प्रोपगेट करने का राइट है, यस राइट है। प्रोपगेट करने का राइट है, यस राइट है, बट कन्वर्जन का राइट नहीं है, ठीक है। और एक खुद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, तो राइट तो बिल्कुल है ही, ठीक है। तो राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस, दीज 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट आई हैव विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजन, ठीक है। ये हो गया। मैं बोलता हूँ कि आर्टिकल 25 इज अ राइट ऑफ अ कम्युनिटी और अ राइट ऑफ अ इंडिविजुअल। सो दिस इज अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है ना, इट इज़ इंडिविजुअल राइट, कि मेरे जैसे आपके लोगों के लिए राइट है, ये इंडिविजुअल राइट है, ना कि किसी इंस्टीट्यूशन का राइट है, ठीक है। ये किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का, किसी रिलीजियस कम्युनिटी का, किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन का राइट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल राइट है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि ये क्या कहता है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, वो ग्रुप क्या करेगा, कोई भी मान लो कि मेरे पास ग्रुप है, तो ये तो मेरे इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है, रेड पेन से लिखो इसको। तो आर्टिकल 25 बताता है कि इंडिविजुअल जो करना चाहे कर सकता है रिलीजन को लेकर। ये कहता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये बेसिकली ग्रुप का राइट है आर्टिकल 26। ये क्या बोलता है कि कोई भी आई हैव अ ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अ रिलीजियस ग्रुप, अ रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस डिनोमिनेशन यूज़ किया हुआ है वर्ड, अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये क्या कर सकता है कि ये चाहे तो अपने खुद के इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, खुद के चैरिटेबल ट्रस्ट चला सकते हैं, ये अपने खुद के रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। इनके पास क्या है कि रिलीजियस अफेयर को क्या करने का, इसको मैनेज करने का इनके पास क्या है, राइट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके, ये हो गया। तो बेसिकली आर्टिकल 26 इज राइट ऑफ द ग्रुप, ये ध्यान रखना है कि इट इज़ द राइट ऑफ द ग्रुप एंड दिस इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। राइट ऑफ एन इंडिविजुअल लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंडिविजुअल की राइट है, ओके। 25 हो गया, 26 हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट द आर्टिकल 27। 27 क्या कहता है, सिंपल सी बात कहता है, देखो 27 कहता है, टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन, कि किसी भी बंदे को नहीं बोला जाएगा भाई आप तुम टैक्स दो, तुम्हारे रिलीजन को प्रमोट करेंगे। ऐसा सरकार अगर ऐसा करती है तो मतलब कि इनइक्वालिटी कर रही है। तो बेसिकली कि आपको रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कीवर्ड क्या है, टैक्सेशन पे नहीं करना पड़ेगा, टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट योर रिलीजन। इतनी बात क्लियर है? ओके, क्लियर है, ओके। अब मैं बोलता हूँ कि पिलग्रिम करने का अगर टैक्स सरकार लेती है तो क्या वायलेशन है? नो, वो आपके फीस ले रही है, तो फीस एंड टैक्स, फीस कैन बी लेविड। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे टैक्स नहीं ले सकती। टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ फाइनेंशियल मैटर ना, तो टैक्स नहीं ले सकती है आपसे, बट फीस कैन बी लेविड। तो फीस कैन बी लेविड और नॉट, अगर फीस लेविड करना क्या वायलेशन होगा? नो, फीस हज के लिए फीस लगती है, तो फीस कैन बी लेविड, यस इट कैन बी लेविड। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात कर लिए, मैं 27 तक आ गया हम लोग। अब आते हैं 28। अब 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अगर मैं इसमें क्लासिफिकेशन है कि मान लो कि एक मेरे पास एक स्कूल है, आई हैव वन स्कूल, ठीक है, लेट्स से कि ये कोई स्कूल है, इसके क्राइटेरिया हो सकते हैं क्लासिफिकेशन। एक तो ये क्राइटेरिया होगा
कि स्टेट कंप्लीटली इसको ओन करेगा, ठीक है। ये हो सकता है स्टेट कंप्लीटली ओन करे और कंप्लीटली स्टेट के फंड से इसका सारा सारा काम हो, ठीक है ना। ओके, एक और ये हो कि स्टेट तो उसको एडमिनिस्टर करे बट उसमें फंड कहीं और से आ जाए, ठीक है। और एक और तो ऑब्वियसली एक तो प्राइवेट तो होता ही है, प्राइवेट या फिर किसी ट्रस्ट का, ठीक है, ये तो होता ही है। क्या कैथोलिक स्कूल्स में, मिशनरी स्कूल्स में क्या बाइबल नहीं पढ़ाया जाता? क्या दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल में क्या संस्कृत का एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। सो अगर स्टेट ओन्ड है, लाइक सरकारी स्कूल है, अगर ये कंप्लीटली 100% स्टेट ओन्ड है तो यहाँ पे नो इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन। स्टेट अगर एडमिनिस्टर करता है, फंड कहीं और से आया तो यहाँ पे गिवन कैन बी गिवन। और यहाँ पे प्राइवेट तो ऑफकोर्स दिया सकता है यार, यहाँ तो बिल्कुल ही ऑब्वियसली कैन बी गिवन। बट ये क्या कैन बी गिवन यार, ये बात कर रहा है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में। रिलीजियस व्हाट, राइटिंग खराब हो रही है ना, एक जल्दी लिखना ना यार। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ये देना है, ठीक है। ओके, ये हो गया। ये नहीं दे सकते आप अगर स्टेट का है, बाकी जगह दे सकते हो। चलो, आर्टिकल 28 हो गया। अब दो लास्ट राइट हमारे पास है, कल्चरल एजुकेशन राइट, कि हमारे कल्चर के लिए क्या राइट मिला है हमको, ठीक है, इसके बारे में बात करें। ये अगेन ग्रुप के राइट्स ही हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम बनता है आपके पास, तो कल्चर को लेकर हमारे पास क्या क्या राइट है, क्या राइट है समझो। यहाँ पे दो तरह के राइट्स आपको मिलेंगे। एक ऐसी राइट जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को एक्सटेंड करती है, ठीक है, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है कि ओनली टू द माइनॉरिटी, और एक है कि ये इन जनरल सबके लिए है। अब जब मैं बोलता हूँ कि इन जनरल जिसको भी ज़रूरत है, क्या उसमें माइनॉरिटी आ जाएंगे? अगर मैं बोलता हूँ कि इन जनरल सबके लिए है तो क्या माइनॉरिटी भी इसमें आ जाएंगे? क्या माइनॉरिटी आएंगे? यस। क्या अदर्स आएंगे? यस, अदर्स भी आएंगे। इसमें क्या माइनॉरिटी आएंगे? इसमें माइनॉरिटी आएंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी ओनली, अदर्स इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको लेके हम जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए राइट है और एक ऐसा राइट्स है जो कि सिर्फ की सबके लिए है, तो देखो इसको देख लो। जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए वो है आपका आर्टिकल 30, और जो आपके सबके लिए एप्लीकेबल है वो है आपका आर्टिकल 29। ऐसे रटना तो एग्जाम में आपको क्या होगा, कभी नहीं भूलोगे। मैं समझाता हूँ कि दोनों है क्या, समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आर्टिकल 29, अब दोनों है क्या, दोनों को समझो। आर्टिकल 30 सिंपल सी बात कहता है कि जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये माइनॉरिटी दे हैव द राइट, माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टैब्लिश व्हाट, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, MEI, ठीक है। ये माइनॉरिटी का सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का राइट है, नॉट ऑफ द अदर कम्युनिटीज़, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ राइट। अब मैं बोलता हूँ कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। ये कहता है कि एनी सेक्शन, एग्जैक्टली सेक्शन लिखा हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ सिटीजन है, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये क्या कर सकते हैं, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू। अब ये एनी सेक्शन अगर इनको लगता है कि इनका कल्चर कोई अलग है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, इनके पास कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, क्या है इनके पास कुछ यूनिक सा, कुछ डिस्टिंक्ट सा क्या है, या तो डिस्टिंक्ट सा लैंग्वेज है, या डिस्टिंक्ट सा कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, या फिर कोई क्या कह सकते हैं, या फिर कह लो कि कोई डिस्टिंक्ट सा कल्चर इनका खुद का है, तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें माइनॉरिटी आएंगे, यस, प्लस अदर्स किसी और को भी लगता है तो मेजॉरिटी जो भी चीज़ें हैं वो लोग भी आ सकते हैं इसमें। तो इट इज़ नॉट अ राइट विच इज़ ओनली गिवन टू द माइनॉरिटीज़। तो 29 वाला जो आर्टिकल है कि आपको कोई भी सेक्शन चाहे तो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रमोट कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। ये राइट इज़ नॉट ओनली टू द माइनॉरिटी, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द अदर सेक्शन, ठीक है। वेयर एज द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज ओनली एप्लीकेबल टू द माइनॉरिटीज। नाम में भी लिखा हुआ है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इतनी बात क्लियर है। फंडामेंटल राइट इज ओवर, ठीक है, राइट्स आर ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, राइट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे जो लिस्ट है वो दैट इज ओवर। ऑल राइट, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ दिस इज वेयर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फॉर्म। क्वेश्चन तो पहले वाले से भी आएंगे, बट यहाँ से आपको सारी क्लैरिटी अब आएगी। मैंने उसको पहले क्यों नहीं पढ़ाया कि अगर पहले पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फीचर पहले पढ़ाते हैं, ठीक है, बुक्स में दिया होता है फीचर पहले, बट आई हेल्ड इट वाई, बिकॉज जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक फीचर आपको कंफ्यूज करता है हमेशा। अब चीज़ें आपके क्या होंगी, इंटरनलाइज करोगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। अब यहाँ से आप समझो, आपको एकदम केक वॉक लगेगा। पहली चीज़, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि ऐसा बताओ कि कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, विच इज़ अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, फीचर इज़ अवेलेबल अगेंस्ट, भाई ऑब्वियसली बात है कि किसी ना किसी अगेंस्ट करोगे। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि इन्फोर्सिबल अगेंस्ट दैट एंटिटी, कि स्टेट ने आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया या किसी इंडिविजुअल ने कर दिया। तो ऐसे कौन कौन से फीचर हैं विच इज़ यू नो अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। एक तो ऑप्शन होगा कि या तो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हो,
अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट और अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द फंडामेंटल प्राइवेट इंडिविजुअल। की मतलब कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी अगर मुझे डिस्क्रिमिनेट कर दिया तो क्या मैं उसको जाके सू कर दूँ? किसी प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन नहीं दिया तो मैं क्या उसको सू कर सकता हूँ? कैन आई से दैट सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कि मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है? तो वो चीज़ यहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते। तो सी सारे फंडामेंटल राइट जो गिवन है एवरी फंडामेंटल राइट विच इज़ गिवन है वो तो स्टेट के लिए तो कर ही सकते हैं, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल राइट्स विच आर स्टेट के साथ साथ तो स्टेट को तो सारे कर सकते हैं, बट प्राइवेट को कौन से नहीं कर सकते, कौन से कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कि ये बंदे ने अगर मान लो कि आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया, ठीक है, और वो मंदिर स्टेट के फंड से था, या मान लो किसी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक टैंक है, पब्लिक पॉन्ड है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आपको घुसने नहीं दिया और वो प्राइवेटली मेंटेन नहीं है, सरकार उसको मेंटेन कर रही है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे? इस बंदे के अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट देखो भैया ये मेरे को वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को। ये बात क्लियर है? ओके, ऑल राइट। तो प्राइवेट के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है? इट इज़ आर्टिकल 15 क्लॉज 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है इसको। आर्टिकल 15 पहला क्या है? पहला इज़ योर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 और क्या है? और इज़ योर आर्टिकल 17 आर्टिकल 15 क्लॉज 2 और क्या है? दैट इज़ योर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब मैं बता रहा हूँ, रटने की जरूरत है ही नहीं, आप यहीं से याद कर लोगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है कि पब्लिक प्लेस पे अगर वो पब्लिक प्लेस क्या है कि सरकार ने मेंटेन किया हुआ है तो वहाँ तो आपको ध्यान से नहीं रोक सकता नहीं कोई, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ठीक है, पब्लिक प्लेस नाम है पब्लिक प्लेस है। ओके, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। ऑब्वियसली यार अनटचेबिलिटी तो प्राइवेट भी कोई करेगा आपको तो उसको अगेंस्ट देना चाहिए ना, तो अनटचेबिलिटी तो कंप्लीटली अबॉलिश करने को कहा जा रहा है, तो सबके लिए अप्लीकेबल, प्राइवेट के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कर सकते हो आप। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? कोई इंसान अगर आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है तो आप उसी इंसान को पकड़ सकते हो, बिल्कुल पकड़ सकते हो। अगर आपको मान लो कि फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, पकड़ सकते हो, बिल्कुल पकड़ सकते हो। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि अगर आप चाइल्ड लेबर करा रहे हो तो क्या चाइल्ड का एज अ मैटर ऑफ राइट वो एक्सेस किया जा सकता है? किया जा सकता है, इवन कोई अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी करवा रहा है तो। क्लियर है? ओके, ये हमारा हो गया अवेलेबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली। नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड पॉइंटर विल टॉक अबाउट दैट विल टॉक अबाउट कि फंडामेंटल राइट जो हमारे होते हैं ना वो एब्सोल्यूट होते हैं क्या? आर दे एब्सोल्यूट? नो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो व्हाट दे आर? रादर दे आर क्वालिफाइड। मतलब क्वालिफाइड का क्या मतलब है कि किसी किसी कंडीशन में, क्वालिफाइड कंडीशन में हमको एप्लीकेबल है, बट एब्सोल्यूट नहीं का क्या मतलब है कि वी कैन, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब आपको है क्या कि आप तो क्या लगा सकते हो, आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। हमने जस्ट देखा कि हाँ आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हमने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लगाया, पब्लिक ऑर्डर पे लगाया, डिसेंसी, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, सब पे लगा दिया हमने। तो हम क्या लगा सकते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो लगा ही सकते हैं, ये लगा सकते हैं। चलो ठीक है, ये लगा दिया। और देखो और आगे आ जाओ। तो एब्सोल्यूट तो नहीं है, समझ में आ गई बात। इट्स नॉट एब्सोल्यूट बट यस इट इज़ क्वालिफाइड इन नेचर, क्वालिफाइड तो है। थर्ड फीचर देख लो क्या कह रहा है कि मैं बोलता हूँ कि क्या ये परमानेंट है? बताओ मुझे, परमानेंट है क्या? ये परमानेंट नेचर में है? नहीं। इनको क्या हम इनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो परमानेंट तो नहीं है। सैक्रोसैंक्ट है, मतलब कि क्या कोई चेंज किया जा नहीं सकता इनमें? नहीं, सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है। इसका मतलब कि ये परमानेंट भी नहीं है, ये सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है। मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें हम चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज किया जा सकता है। कैसे करोगे चेंज? हाउ वुड यू डू द चेंज? चेंज करना ईजी है क्या? चेंज करना ईजी तो नहीं है। तो मतलब कैसे करोगे? चेंज करने के लिए यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई यू हैव टू पास समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? आर्टिकल 368। मेजॉरिटी इसके लिए वोट कराओगे पार्लियामेंट में, कौन सी वोटिंग होगी? स्पेशल मेजॉरिटी। कैसे होती है? 2/3% वोटिंग प्लस 50% टोटल मेंबरशिप। क्लियर है? ओके, आगे और देखो। ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जैसे हमने देखा कि जो इक्वालिटी ऑफ लॉ है नेगेटिव है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऑल राइट, अब आर्टिकल 31 32 रह गया हमारा। 31 टॉक्स अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह बात करती थी, अब वो हटा दिया हमने। 31 टॉक्स अबाउट योर यू नो द एप्लीकेबिलिटी विद द फंडामेंटल DPSPs, तो वो अभी हम बात नहीं करें, कंफ्यूज हो जाओगे। 32 समझो क्या है? 32 से सिंपल थिंग कि आर्टिकल 32 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये बात करता है, आपको क्या बोलता है? ये बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक और ये भी राइट है आपका, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। सॉरी मैं उसको वहाँ काउंट नहीं कराया मैंने। इसको क्या बोलते हैं? यहीं करा दूँ क्या मैं इसको? फ्यूचर से पहले को राइट कर लो, यहीं पे कर लो यार, फिर बाद में वहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको। आर्टिकल 32 इट इज़ योर बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं तो बोलता हूँ कि यार अगर आर्टिकल मेरा 14 वायलेट हो गया, ठीक है, या फिर आर्टिकल 19 मैंने कहीं स्पीच दिया और बोला रिस्ट्रिक्शन लगाओ भी नहीं है, फिर भी वायलेट किया जा रहा है, तो आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट कोई आर्टिकल तो पावर दे रहा होगा। सो आर्टिकल
तो 32 टेल्स मी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड टेल देम कि यार मुझे रेमेडी दो, जैसे डॉक्टर यूपीएससी इज ट्राइंग टू गिव यू रेमेडी फॉर योर इशूज। सिमिलरली इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड टेल देम कि यार मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, गिव मी सम रेमेडी। एंड दैट इज व्हाट आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर वेंट ऑन टू से कि इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय बिकॉज अगर इसकी रेमेडी ही नहीं दी है आपने तो फिर लिस्ट का मतलब क्या है? इन्फोर्समेंट ही नहीं है फंडामेंटल राइट का, तो फंडामेंटल राइट का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। राइट दे तो दिया बट कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। सो द आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट्स कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर वायलेट हुआ यू कैन गो सुप्रीम कोर्ट एंड टेल देम कि भैया ऐसा हो गया मुझे रेमेडी दे दो। इसको राइट टू रेमेडी भी कहते हैं। इसको इन्फोर्समेंट, इट डील्स विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? अब मैंने जो रिवाइज कराया पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो एक बार कि ये जो आर्टिकल 32 के अंडर में क्या सुप्रीम कोर्ट रेट इशू कर सकती है? यस कर सकती है। रेट क्या होता है? ऑर्डर्स होते हैं कि बोले कि यार मैंडेमस होता है, सर्चररी होता है, कोरंटो होता है, ठीक है, प्रोहिबिशन होता है। कहती है यार इस बंदे का ना फंडामेंटल वायलेट हुआ है, आई कमांड यू टू डू दैट। ठीक है, सो दैट इज़ अ थिंग। रेट इशू करती है, कमांड इशू करती है, ऑर्डर्स इशू करती है। अब अगर 32 के अंदर में करती है तो किसके लिए करती है? सिर्फ फंडामेंटल राइट करती है। उसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट। यस, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इशू रिट। ये रिट अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता हूँ, रिट पढ़ ही लो यार यहाँ पे। रिट अगर मैं दो तरीके से होता है मैं रिट, ठीक है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक होता है हाई कोर्ट का। द रिट इशूइंग पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, इज अंडर द आर्टिकल 226। द रिट इशूइंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अंडर आर्टिकल 32। बट क्या सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द फंडामेंटल राइट? यस। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इशू राइट फॉर अदर थिंग्स? नो। इसका मतलब कि अदर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब कि रिट इशूइंग पावर अब हाई कोर्ट की देख लो, क्या फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है? यस, ठीक है। क्या अदर्स के लिए कर सकता है? यस। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर इज मोर। इसका मतलब मैं बोलूँ कि रिट इशूइंग पावर ऑफ हाई कोर्ट इज मोर। यस। अब मैं बोलता हूँ कि क्या हाई कोर्ट पूरे इंडिया के लिए रिट इशू कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब कि टेरिटोरियल वाइज बात करें सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है रिट इशूइंग पावर। ठीक है, क्लियर है? ओके। बट सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इसका ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है, सॉरी हाई कोर्ट का ज़्यादा है। यहाँ तक हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि क्या आर्म फोर्सेस के लिए सारे फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल है? नहीं। आर्टिकल 33 बोलता है कि आर्म फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट का एप्लीकेशन आप वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आर्म फोर्सेस वाले हैं ना यार, क्रिटिकल मैटर डिस्कस कर दिया, अगर किसी कुछ बोल दिया ऐसा पब्लिक फोरा पे आके आर्मी की इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कर दी तो डिफेंस सीक्रेट रिलीज हो जाएगा हमारा, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी पे इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम लोग उनको ये चीज़ ऑप्शन नहीं देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 पढ़ी लिया हमने, ठीक है, ओके। आर्टिकल 35 क्या कहता है? कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। बस सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट भी कुछ चाहे तो कर सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास। तो मैं अगर बोलूँ आपसे कि आर्टिकल अगर मैं बोलूँ कि क्या पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट फॉर आर्म फोर्सेस? यस, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूँ आपसे एक बात बताऊँ मुझे कि क्या बात बताऊँ मुझे, एक क्वेश्चन सुनो मेरा, बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन था यार, क्वेश्चन दिमाग से निकल गया मेरे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है दिमाग में मेरे कि पार्लियामेंट ने चलो वाई आपका कर दिया, आर्टिकल 34 हो गया, 35 हो गया। 35 में पार्लियामेंट वॉज मेकिंग लॉज, ठीक है। पार्लियामेंट कैन, अगर पार्लियामेंट को आपका फंडामेंटल राइट लेके जाना होगा तो क्या होगा? ही हैज़ टू पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 68। चलिए तो हो गया हमारे पास, ठीक है, हो गया हमारा। अब मैं बोलता हूँ कि हाँ नेशनल इमरजेंसी लग गई तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स? बस इतना पढ़ लो, बस फिर चैप्टर हमारा ओवर है, देख लिया हमने। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास इमरजेंसी लगी है तो मुझे तो पता है कि इमरजेंसी जो लगती है वो 3 ग्राउंड्स पे लगती है, बेसिक 2 ग्राउंड पे लगती है। एक होता है आपका इंटरनल के अंदर में 2 सब टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि आपका क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि बाहर से लोग आपके यहाँ अटैक कर रहे हैं आके, तो इमरजेंसी लगाई आपने। इंटरनल का क्या मतलब है कि या तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाए अंदर में कुछ, या फिर आपके अंदर में आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, खुद के अंदर में, कंट्री के अंदर में ही हो रहा है। तो इस केस में अगर आपने लगाया, समझो इस बात को कि अगर आपने, एक सेकेंड गाइस, हाँ, ठीक है। तो अगर आपने आर्म्ड रेबेलियन वाले केस में लगाया फंडामेंटल राइट, इस वाले केस में, एक्सटर्नल वाले में कि बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा सीवियर हुआ ना कि अब तो अटैक हो गया कंट्री पे। तो इस केस में आपके आर्टिकल 19 के अंदर में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, एवरी फंडामेंटल राइट दैट यू हैव अंडर आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड।
कोई नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, आपको मान लेना है कि आपका आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच गया, एक्सप्रेशन गया, कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा आपको, बोल सकते हो बट उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, सस्पेंड हो चुका है। अब आप यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ योर राइट, आप कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट गो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड से कि मेरे को तो जाना है इस वॉर टोन, यहाँ पे तो वॉर हो रहा है, अब आप बोलोगे कि वॉर एरिया में मेरे को जाना है और नहीं जाने मिल रहा आपको, तो बोलोगे मेरा राइट चला गया। यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स, कंट्री इज एट वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, इसलिए आपको समझ जाना है कि मेरा आर्टिकल 19 क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड आपको मान लेना है। कोई नोटिफिकेशन आने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही मान लेना है, ठीक है, ऑटोमेटिक सस्पेंडेड है। बट ये किस आर्टिकल में ये बात कहा गया, तो दिस आर्टिकल सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी वाले टाइम में किस आर्टिकल में बोला गया, दिस पर्टिकुलर, ये पूरा का पूरा जो आपका बात है ये कहाँ बताया गया है, दिस इज गिवन इन अंडर आर्टिकल 358, ठीक है। एक और आर्टिकल है, ये हो गया आपका आर्टिकल 358, एक हो गया आर्टिकल 359। 358 तो बता लिया हमने ये वाला बात कि हमने क्या करा, 350 में क्या करा कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में क्या होगा, आर्टिकल 19 हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यार, राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है यार क्योंकि जल्दी लिखने में ना, आर्टिकल 19 क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर है। अब आर्टिकल 59 क्या कहता है कि ठीक है ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करा, अगर इमरजेंसी किसी और ग्राउंड पे भी लगती है, एनी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगी हुई है, इंटरनल एक्सटर्नल मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में प्रेसिडेंट साहब कैन कम, 59 में क्या होगा, प्रेसिडेंट आएंगे एंड प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे और नोटिफिकेशन रिलीज करके ही कैन सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट, ये नोटिफिकेशन रिलीज करके ही कैन सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट। अब मैं बोलता हूँ कि प्रेसिडेंट अगर नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं तो ये आपको दिमाग में कुछ समझना चाहिए यार कि खुद से कर देंगे क्या, नहीं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, डिस्कशन तो है ही नहीं, तो इनको ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, यस, कैबिनेट रिकमेंड करेगी, यस, ठीक है। ही कैन सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट योर आर्टिकल 20 एंड 21। ये समझो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूजन होता है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी, जानबूझ आपको गलत लिखी है, आपको बताना गलत क्या लिखा है मैंने। यहाँ मैंने लिखा कि सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट, नो 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 नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आज के बाद दिमाग में लिख लो कि आर्टिकल 359 के अंदर में इमरजेंसी लगी है तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, बोलते हैं इसको सस्पेंड कर दो, बट वी आर नॉट सस्पेंडिंग द आर्टिकल फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, हम उसके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करते हैं कि आप बोल लो जो बोलना है, बट यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। तो बेसिकली जो सस्पेंशन हुआ है ना, ये सस्पेंशन हुआ है योर राइट टू मूव टू कोर्ट। अब राइट टू मूव टू कोर्ट को ही तो कहते हैं इन्फोर्समेंट, कोर्ट नहीं जाओगे तो इन्फोर्स कैसे करोगे, ये चीज़ आपकी, ये चीज़ क्या हुई है, ये चीज़ सस्पेंड हुई है, बट ये चीज़ आपके आर्टिकल 20-21 की भी सस्पेंड नहीं होती। क्लियर है, सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट बट नॉट आर्टिकल 20 एंड 21 वाला। क्यों, 20 क्या कहता है, 20 क्या बोलता है कि आपको कन्विक्ट नहीं किया जा रहा है, कन्विक्ट करने की प्रोटेक्शन दी हुई है, तो इस तरह की सरकार किसी को उठाएगी, जेल में डालेगी, बोलेगी यार खुद के अगेंस्ट क्या करो, खुद के अगेंस्ट एविडेंस दो, तो वो तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा ना। 21 में किसी की लाइफ लिबर्टी ले रहे हो आप पूरी तरीके से, तो इसमें ये दोनों चीज़ में आप इन्फोर्समेंट नहीं लिया जाएगा, बाकी सबका इन्फोर्समेंट लिया जा सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि फंडामेंटल राइट ऐसा सस्पेंड नहीं हो रही है, उसका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो रहा है, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट गो टू द कोर्ट, ठीक है। अब कुछ सवाल है, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। क्या रिट इशू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, यस। क्या हाई कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में करती है, आर्टिकल 32। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में करती है, आर्टिकल 226, ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट की रिट इशूइंग पावर हाई कोर्ट से कम है, यस, हाई कोर्ट की ज़्यादा है। कब, सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो से फंडामेंटल राइट पे रिट इशू कर सकती है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और अदर राइट पे भी कर सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूँ कि टेरिटरी वाइज बोलूँ कि कितने एरिया में सुप्रीम कोर्ट कैन डू फॉर द एंटायर कंट्री, हाई कोर्ट कैन डू फॉर दिस रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन, तो टेरिटरी वाइज किसकी ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट की। मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ किस पे इशू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की से ज़्यादा हाई कोर्ट की है, बट मैं अगर टेरिटरी वाइज बात करूँ कि पूरे इंडिया में करना है तो सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है। इतनी बात क्लियर है, ओके। विद दिस आवर फंडामेंटल राइट हैज़ कम टू एन एंड, ठीक है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। DPSP से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। नाउ व्हाट विल टॉक अबाउट इज योर DPSP, ठीक है। व्हाट इज अ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो हमने देखा क्या कि स्टेट को ना, सिटीजन को दो चीज़ें देनी थी, एक तो था कि ऐसा राइट दे दो, ऐसे सेट ऑफ राइट्स हो जो कि जस्टिसेबल नेचर के हो, एक ऐसे सेट ऑफ राइट्स हो जो कि नॉन जस्टिसेबल नेचर के हो, मतलब कि जिसका लीगल इन्फोर्समेंट ना हो सके, राइट। तो ये दो चीज़ें हम लोग बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम, ओके, ठीक है, चलो कराते हैं प्रोवाइड। अब हमको समझना क्या है कि DPSP से क्वेश्चंस क्या आते हैं। देखो DPSP से जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर बेसिकली ऑफ द फिलोसॉफिकल नेचर, वो कंसेप्चुअल नेचर के होते हैं, ओके। तो अब इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि DPSP में क्या आर्टिकल रटने हैं। सी आज तक तो उसने आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछा है,
आज तक नहीं पूछा है उसने आर्टिकल से क्वेश्चन. व्हाट दे आस्क यू कि आर्टिकल के फीचर से क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछा उसने. ओके, सो वी विल ट्राई टू सी द आर्टिकल्स, बट आर्टिकल नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है. समझो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट क्या है. हमने देखा एक चीज़ यार कि लेट से कि मेरे पास गवर्नमेंट है. एक सेकंड रुक जाओ, क्या देख रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट डीपीएसपीस. एक सेकंड, डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लेट से कि देयर इज अ स्टेट, एक ऐसा स्टेट है जो सारे डिसीजन खुद ही लेता है, एंड दोज डिसीजंस आर इम्पैक्टिंग सिटीजन्स, अच्छे से या बुरे से उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, एंड और क्या है कि उसके सारे जो एक्शंस हैं, इस स्टेट के जो भी एक्शंस हैं, जब मैं स्टेट बोलता हूँ मतलब कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों के एक्शंस जो हैं, इस एक्शन पे कोई भी गाइडेंस ही नहीं है, कोई इसके प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है. ठीक है, तो कोई गाइडिंग लाइट नहीं है. तो कहना ही से कि ये गवर्नमेंट जो है, ये जो स्टेट है, स्टेट कैन गो आर्बिट्री, स्टेट आर्बिट्री हो सकती है, या फिर आई कैन ऑल्सो से कि स्टेट जो है इन लॉन्गर टर्म इट कैन बिकम अ पुलिस स्टेट, है ना, पुलिस स्टेट बन सकता है ना, कि इट कैन ओनली फोकस ऑन द माइट और सबका वेलफेयर वगैरह ना हो पाए. बट अगर मैं बोलता हूँ कि इसी स्टेट को अगर मैंने क्या करा, अब मान लो कि एक और स्टेट मान लो, ये तो मेरा स्टेट नंबर 1 था, लेट्स से कि आई हैव अनदर स्टेट कॉल्ड स्टेट नंबर 2. इसको छोटा कर लो, एक सेकंड. ठीक है, आई हैव अनदर स्टेट कॉल्ड स्टेट नंबर 2. अब एक और केस ले लो स्टेट नंबर 2 का. ये स्टेट नंबर 2 क्या करता है, इसको समझो. ये बोलता है कि इसके जो एक्शंस हैं, इसके एक्शंस आर गाइडेड बाय सम प्रिंसिपल्स. क्या है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल्स सेट कहाँ किए गए थे? ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमने सेट कर रखा था प्रिंसिपल, तो सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. यही प्रिंसिपल तो गिवन है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. की स्टेट जब अपनी पॉलिसी बनाएगा, स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, P4 प्रिंसिपल्स, उनको डायरेक्शन देने के लिए प्रिंसिपल है. सो द स्टेट पॉलिसी को डायरेक्ट करने के लिए दीज आर द प्रिंसिपल्स. क्लियर है, क्या प्रिंसिपल्स है, इसी डीपीएसपी में दिया हुआ है, सिंपल. तो मैं अगर बोलूँ आपसे कि डीपीएसपी का बेसिक फंक्शन क्या है, व्हाट इज द बेसिक मोटिव ऑफ डीपीएसपी, कैन आई से कि पुलिस स्टेट से बनना रोकना. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस क्या है? तो टू प्रोहिबिट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट टू बिकम पुलिस स्टेट. तो अगर हमें पुलिस स्टेट नहीं बनाना है तो बनाना क्या है? हमको बनाना है वेलफेयर स्टेट. व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? जहाँ पे आप सबके वेलफेयर पे फोकस करो, दैट इज अ वेलफेयर स्टेट. ठीक है, ओके. तो पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे डीपीएसपी को लेकर, नंबर 1 पॉइंट, तो कहना ही कि इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर. जो 2 सेट ऑफ राइट्स है ये नॉन जस्टिशिएबल है. यस, बिल्कुल. तो स्टेट, यानी मैं बोलूँ कि अगर स्टेट को पॉलिसी बनानी है तो स्टेट सिटीजन को सारी चीज़ें देगा, बट देगा कैसे? पॉलिसी बना के देगा. तो अल्टीमेटली देना तो स्टेट को सिटीजन को है, बट स्टेट देगा कैसे? स्टेट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू देगा. तो जब भी स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा, स्टेट को गाइड करने के लिए कौन आएगा? डीपीएसपी. ठीक है, प्रिंसिपल्स को गाइड करेंगे. वाई? एंड इन दैट वे स्टेट विल गिव द सिटीजन्स देयर ड्यू शेयर ऑफ राइट्स. बट अगर स्टेट इनको नहीं दे पाया तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड टेल देम कि यार डीपीएसपी तो था, स्टेट कुड नॉट गिव मी दैट, सो आई वांट टू सू देम. जैसे फंडामेंटल राइट में आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ नहीं जा सकते. स्टेट देने देगा आपको, स्टेट की मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट दे दे आपको, बट स्टेट को देना ये आप उसको लीगली उस पर इन्फोर्स नहीं कर सकते आप. क्लियर है? ओके, ऑल राइट. अब आगे पढ़ो इसमें. मैं एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे कि क्या फंडामेंटल राइट, क्या डीपीएसपी को अप्लाई करने का काम पार्लियामेंट का है? यस, पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, तो डीपीएसपी को यूज़ करके लॉ बनाती है. क्या फंडामेंटल राइट का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है? यस. तो मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने डीपीएसपी को अप्लाई करा, डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए लेट से कि मैंने एक लॉ बनाया L1, बट दिस लॉ इज वायलेटिंग माई फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो उस लॉ को स्टक डाउन करना है कि नहीं करना है? तो ये बहस थी बहुत टाइम तक. दिस वॉज द डिबेट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट. ठीक है, हमेशा चला. अल्टीमेटली क्या हुआ, एक सेकंड रुको, एक कंक्लूजन आया. ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ, एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ कि यार देखो आर्टिकल 39 है, 39B. ठीक है, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C क्या बोलता है? ये आपके डीपीएसपी का पार्ट है. ये तो कहता है कि मान लो कि मुझे क्या करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है. तो मैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करूंगा मतलब क्या, कि किसी अमीर को अमीर नहीं बनने देना है. ठीक है, चलो ये बात ठीक है. तो ये आपका क्लियर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, राइट टू इक्वालिटी का. ठीक है, क्योंकि आप तो यार किसी को मतलब कि होता है ना कि बहुत सारे राइट्स आपके वायलेट होते हैं वहाँ पे. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि क्या डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दो. तो बहुत टाइम तक बैटल चला है एंड अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर आता है. ये सब हमारे मेंस का टॉपिक है. प्री में समझोगे दिमाग अभी खराब हो जाएगा. तो अभी इतना समझ लो अभी के लिए कि अभी क्या है कि फंडामेंटल राइट इंजॉय सुपरमेसी ओवर द डीपीएसपी. ठीक है, कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा सुप्रीम है एज कम्पेयर डीपीएसपी, क्योंकि लीगल इन्फोर्समेंट भी उसके ऊपर है. ठीक है, अब इतना समझो. अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि जहाँ से आपके एमसीक्यू बना है, हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं इसका कि पीवाईक्यू कहाँ से आया हुआ है आपके. ठीक है, और उस पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम यहाँ से अपना काम कर लेंगे. तो बेसिक समझो, पीवाईक्यू को यूज़ करके वी आर ट्राइंग टू नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द डीपीएसपी. ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आया डीपीएसपी पे, क्या पूछता है
दे आस्क यू कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, का बेसिक फंक्शन क्या है, डीपीएसपी का बेसिक फंक्शन क्या, लिमिटेशन लगाना है स्टेट के ऊपर। तो आप तो एक बात यहाँ समझो, यहाँ पे लिख लो कहीं पे कि डीपीएसपी का बेसिक फंक्शन लिमिटेशन लगाना नहीं है यार, इसका फंक्शन है स्टेट को इनेबल करना। मतलब कि ये पॉजिटिव लाइट में बात करता है, इट इज़ अ पॉजिटिव सेट्स ऑफ राइट्स, ठीक है। तो हमारे पॉजिटिव है ये, तो स्टेट को इनेबल करता है टू टेक अफर्मेटिव एक्शंस, टू टेक पॉलिसीज। ये स्टेट को प्रोहिबिट नहीं करता, फंडामेंटल राइट स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि यार ऐसा मत करो, बट ये उसको इनेबल करता है, तो ये लिमिटेशन पुट नहीं करता, ठीक है। नाइदर, क्वेश्चन क्या पूछा था कि स्टेट डीपीएसपी पुट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो दोनों ही गलत है। इट कोई लिमिटेशन पुट नहीं करता, ये इनेबल करता है लेजिस्लेचर को भी, इनेबल करता है एग्जीक्यूटिव को भी, दोनों को क्या करता है, इनेबल करता है, लिमिटेशन नहीं डालता। 17 में क्वेश्चन ये था, हो गया सॉल्व, बस इतना ही पूछा था। फिर आ जाओ, फिर पूछा आपसे 2015 में पूछा, क्या पूछता है 2015 में, दे आस्क यू, सिंपल सी बात पूछता है, वो बोलता है कि डीपीएसपी है, ठीक है, तो डीपीएसपी में पूछता है कि इट इज़, सेकंड ऑप्शन दिया, बोलता है इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, सही बात है, नॉट इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है ना, इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यहाँ से एक फीचर लिखो आप, यहाँ पे थर्ड नंबर का फीचर लिखो कि इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, यहाँ फीचर लिखो आप, मैं फीचर लिखवाता हूँ आपको इसके। तो मैं अगर बोलूँ कि ये वेलफेयर स्टेट इस्टैब्लिश करना चाहता है, यस वेलफेयर स्टेट करना चाहता है, पुलिस स्टेट को के अगेंस्ट बात करता है, वेलफेयर स्टेट इस्टैब्लिश करना चाहता है। और क्या क्या मैं बोल सकता हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टैब्लिश करना चाहता है। क्या मतलब हो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, कि ऐसी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सारे लोग वोट करें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हुआ, बट डेमोक्रेसी कैन बी सोशियो इकोनॉमिक ऑल्सो, कि आपका सोशली एंड इकोनॉमिक लेवल पे एवरीबडी इज काइंड ऑफ एंजॉइंग द सेम राइट्स, एवरीबडी इज इक्वल, सबको हमने इंपावर कर दिया, सबके लिए एक्शन ले लिया, सबके लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया, सबको इंपावर कर दिया, सबके लिए, ठीक है। दैट इज व्हाट इज योर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, ठीक है, ये हो गया हमारा, यही पूछा है। फिर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा कि आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंश्राइंड इन व्हाट, चार ऑप्शन दिया, प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, 7 शेड्यूल। अब आपको पता है क्या है वेलफेयर स्टेट, कहाँ दिया हुआ है, अब तो जानते हो आप लोग, डीपीएसपी में। ये भी आपका क्या है, पीवाईक्यू है 2015 का, कितना ईजी है यार, ठीक है, ऑल राइट, इतना देख लिया हमने। फिर देखो, फिर क्या पूछता है पीवाईक्यू एक आपके, फिर पीवाईक्यू पूछता है आपसे, कहाँ गया, यहाँ पूछ 2013 में पूछता है। 13 में क्या पूछता है, बोलता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। अब बताओ गवर्नेंस मतलब कि गवर्नेंस करने के लिए स्टेट पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी से गवर्नेंस होती है, तो पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या फंडामेंटल राइट है, इसका काम सिटीजन के लिए है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी ये भी सिटीजन सेंट्रिक है, बट पॉलिसी सेंट्रिक क्या है, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी, अगेन इजी क्वेश्चन, ओके। फिर आपसे पूछता है 2021 में क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स विच ऑन द फॉलोइंग, राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। डीपीएसपी कैसे, हमने जस्ट पढ़ा कि आर्टिकल 39, यहाँ देखा ना 39B, आर्टिकल 39B आगे पढ़ेंगे, वो क्या बोलता है, सिंपल बोलता है कि कंसंट्रेशन वेल्थ होना ही चाहिए। तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल तो साफ साफ कहता है कि कंसंट्रेशन वेल्थ को हमें अवॉइड करना है, तो वही बात है, सिंपल सी बात है, ईजी क्वेश्चन था, ईजी पीजी, ओके। बस इतने क्वेश्चन आए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है, ओके। अब हमने और क्या किया है, एक और क्वेश्चन देख लो, वही अच्छा क्वेश्चन है क्या, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। अब हमको क्या देखना है कि हमें क्लासिफिकेशन देखना है। देखो 3 तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। मैं अगर बोलूँ आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन दे आस्क यू, पहले दे आस्क यू द फीचर्स, जो फीचर हमने ऑलरेडी देख लिया है, फीचर्स जो कि फिलोसफिकल या फिर कंसेप्चुअल बात करेगा, यहाँ फीचर्स के बारे में, वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे आस्क यू इज दैट दे आस्क यू द आर्टिकल्स, बट ये आर्टिकल के नंबर्स नहीं पूछते, ये आर्टिकल के फीचर्स पूछते हैं, ठीक है, कि ये फीचर किस में है, फंडामेंटल राइट में है कि नहीं, एजुकेशन का क्या फीचर है, एक तो ये पूछते हैं। फिर एक दे आस्क यू कि किस अमेंडमेंट में, जैसे हमारे अमेंडमेंट हुआ था, जैसे हमारे प्रेम्बल में अमेंडमेंट करा, हमने 3 चीज़ों को ऐड करा था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, उस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट में भी ऐड करा है अमेंडमेंट के थ्रू। सिमिलरली वी हैव डन सम अमेंडमेंट्स, और विद ईच अमेंडमेंट हमने कुछ ना कुछ चीज़ों को वी हैव एडेड समथिंग इन द डीपीएसपी। अब ये पूछते हैं कि किस अमेंडमेंट में हमने क्या क्या ऐड करा है, तो कितने अमेंडमेंट्स हमको देखने हैं यहाँ पे, एक देखना है कि 42nd से क्या ऐड हुआ, ठीक है। फिर एक हमको देखना है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ, फिर एक देखना है हमको कि 86 से क्या ऐड हुआ है, ठीक है, और एक और देखना है हमको कि 97 से क्या ऐड हुआ है। इतना हमको देखना है, बस इतना अगर कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा इसमें से, ठीक है, दैट इज इट। अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो वी आर, देखो हमने क्या करा है ना कि हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, तो हमने इसको ना क्लासीफाई किया। अब कोई बोल दे कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी है, ये क्लासिफिकेशन प्रियम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्लासिफिकेशन नॉट गिवन, बिल्कुल गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे नॉट गिवन, ये ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में,
क्लियर? ओके, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कर लिया है। क्या क्लासिफिकेशन करा हमने? करा एक को बोला हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, तो कुछ प्रिंसिपल तो सोशलिज्म के साथ हैं, सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं विच आर द गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, जैसे रूरल इकोनॉमी हो जाएगी, कैटल इकोनॉमी हो जाएगी। कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल है, जो कि आज के नए जनरेशन के बारे में बात करेगी, उसको बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। 3-4 क्लासिफिकेशन है, इन तीनों को हम लोग देख लेंगे, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लासिफिकेशन गिवन नहीं है, इसीलिए हमको ये पूछते नहीं है क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, बट फिर भी हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे ताकि हमको ईजी हो जानने में। अब हमको एक चीज़ तो पता है यार कि सोशलिज्म का बेसिक फंडा क्या है, इतना एक बार रिवाइज कर लो कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सोशलिज्म। हमने पढ़ रखा है, पहले पढ़ा है पॉलिटी के बेसिक वाला लेक्चर में, नहीं पढ़ा जाकर देख सकते हो, फिर मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो नहीं होना चाहिए। यही था सोशलिज्म में कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक के पास ना हो, ये नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? हमारे वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसीलिए लोग टैक्स लेते हैं अमीर से, अंबानी से टैक्स लेते हैं और पॉलिसी बनाते हैं, गरीबों तक बांटते हैं। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्स का। अब ऑब्वियसली बात है यार कि अगर अंबानी के पास सारा पैसा पड़ा हुआ है, टैक्स पे ही नहीं कर रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। लेकिन अगर मैंने कंसंट्रेशन को रोकना है तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी वाले प्रिंसिपल है कि अगर कंसंट्रेशन होगा तो रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। दैट इज वाई सोशलिज्म किसके बारे में बात करता है? सोशलिज्म टॉक्स अबाउट कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओ और कंसंट्रेशन को रोको। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ तो वायलेशन हो जाए डीपीएसपी का। यस, ओके, ये हो गया हमारा। तो मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि सोशलिस्ट फीचर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट फीचर ऑफ सोशलिस्ट डीपीएसपी, तो ऐसे कौन कौन से फीचर आएंगे अब बताओ, इसको रटना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, नंबर 1 देखो, आर्टिकल हटवा नहीं रहा हूँ, समझो बस क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक डीपीएसपी क्या कहता है आपसे, जो इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं आपको। वो कहता है कि मुझको जस्टिस सिक्योर करना है। क्या करना है? जस्टिस। अब जस्टिस कैसा होना चाहिए? होना चाहिए सोशल, और कैसा? इकोनॉमिक, और कैसा? पॉलिटिकल। आपके दिमाग में कुछ चमक रहा है क्या? ये सेम जस्टिस हमने कहीं और देखा है क्या? क्या प्रेम्बल में नहीं देखा हमने? या प्रेम्बल में यही तो झलक की बात करता है, यही तो ट्रेलर है। उस ट्रेलर की पिक्चर यहाँ पे डीपीएसपी में दिखती है, दिख गई पिक्चर? ओके। सेकंड क्या है कि मेरे को इनइक्वालिटी को ना क्या करना है, आई हैव टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। अब ऑब्वियसली जब कैपिटलिज्म आया था, कैपिटलिज्म क्या होता है कि अमीर अमीर बन रहा था, गरीब गरीब बन रहा था। तो सोशलिज्म आगे कहता है कि ऐसा मत करो यार, अमीर को अमीर मत बनाओ, आप अमीर के पैसे को लेकर गरीब को बनाओ। तो दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू डू हियर, कि अमीर के पास जो ज़्यादा पैसा है उसको हम लेकर गरीब के पैसे को बढ़ा रहे हैं, अमीर को कम कर गरीब को बढ़ा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ओवर हियर। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी को कम करो। तो बेसिक फंडा होगा कहाँ डालेंगे? सोशलिज्म में डालेंगे, सोशल प्रिंसिपल। तो इनइक्वालिटी को कम करो। अब इनइक्वालिटी किस चीज़ में हो सकती है? इनइक्वालिटी इनकम में हो सकती है, ठीक है, स्टेटस में हो सकती है। अब रिमेंबर करो फिर से प्रेम्बल कहा था उसमें कि स्टेट इक्वालिटी इस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पर दिख गया ट्रेलर में आपको, यहाँ दिख गया मूवी में, ट्रेलर था हमारा प्रेम्बल में। ओके, थर्ड फीचर ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है कि फ्री लीगल एड। देखो इन सब को यूज़ करें, कुछ ना कुछ लॉ बनाया, कहीं ना कहीं दिखता है हमको। फ्री लीगल एड क्या है, कहाँ दिखता है हमको? नालसा बनाया गया यार फ्री लीगल एड में। ये आपके आर्टिकल 39 है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको लेकर हमने क्या ऐड किया? नालसा बनाया, लीगल सर्विस देते हैं हम लोग, लीगल सर्विस अथॉरिटी देते हैं। ये इसी से इंस्पायर होकर बनाया हमने, ये एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, इससे इंस्पायर होकर। ठीक है, अब हमने क्या दिया कि मान लो कि कोई ओल्ड एज में है, या मान लो कोई डिसेबल हो गए, ठीक है, या फिर कोई सिक है, या फिर कोई कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इनका तो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चला गया। इनके पास अब इनको कुछ नहीं है, इनके पास ना इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ना अपॉर्चुनिटी ना इनकम है। तो इसलिए इनको हम क्या दे दें? इनको जॉब, इनको वर्क एजुकेशन हमको इंश्योर करना है। अब इनको अगर वर्क एजुकेशन इंश्योर करते हैं तो इसके लिए हम अफर्मेटिव एक्शन लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं उसको पुश करता है हमारे रिजर्वेशन वगैरह को। ठीक है, और क्या है कि मैं बोलता हूँ कि मुझे ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क देना है। तो हमारे कैपिटलिज्म में यही तो हुआ था कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया कि फैक्ट्रीज में वर्किंग और 14-15 घंटे का वर्किंग आवर था। दैट सोशलिज्म आया, बोलता लेबर सही नहीं, लेबर के लिए काम करता है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म वर्क्स ऑन द फेवर ऑफ लेबर। तो यहाँ पे क्या करे? ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। तो लेबर के लिए बात तो कर रहा है, तो लेबर यूनियन यहाँ बन जाएगा, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। और क्या बोलता है? और ये कहता है कि मैटरनिटी रिलीफ दे दो। ऑब्वियसली एक भी अगेन आपके इट्स अ मैटर ऑफ ए लेबर कोड, ठीक है, दे दो। ये सारे बात करेगा आपको डीपीएसपी में। कौन सा डीपीएसपी? सोशलिस्ट डीपीएसपी, ठीक है, ओके। और कह रहा है क्या कि आप सिर्फ वर्कर को वर्कर मत समझो यार, वर्कर को बोलो कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द एक्चुअल इंडस्ट्री। तो आप क्या करो कि वर्कर का एक्चुअल वर्कर को सिर्फ वर्कर मत समझो कि काम करे जाए, इनका एक्चुअल पार्टिसिपेशन लो इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हो गया। और क्या बोलता है? और बोलता है कि बेटर न्यूट्रिशन। अब देखो ये सब याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार गो थ्रू करना, रट पाओ तो बढ़िया, ना रट पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, रट सकते हो चाहो तो अभी, ठीक है, 1-2-4 घंटा लगेगा, रट लोगे इसको, एक बार रट लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, बेटर न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें लास्ट में रटने वाली होती हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कहाँ करना है ये उसे बताता है, बेटर न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये हो गया हमारा।
अच्छा, अब हम लोग बात गांधी प्रिंसिपल में। अब बताओ गांधी जी का बेसिक फोकस क्या होगा? अगर मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में बात करूं, ठीक है, तो इसका उनका फोकस कहाँ पे होगा? इनका फोकस मैं बोल सकता हूँ कि क्या इनका फोकस विलेज के पंचायत पे होगा? होगा ना। गांधी चाहते थे ग्राम राज बने, ग्राम विलेज बेस्ड इकोनॉमी बने। गांधी जी का ये विजन था, राम राज सही तो था, ठीक है। गांधी जी क्या खादी पे काम करते थे? तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर मैं कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करूँ तो क्या गांधी प्रिंसिपल होगा? यस होगा। ओके, और क्या कर सकता हूँ मैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता हूँ तो क्या ये कहीं ना कहीं विलेज इकोनॉमी को, हमारे एग्रीकल्चर को बूस्ट करता है? यस, तो कहीं ना कहीं विलेज इकोनॉमी ही है, ठीक है। अगर मैं SC ST के लिए काम करता हूँ तो ऑब्वियसली गांधी जी सपोर्ट करते थे इनको, ओके। और क्या है, मैं अगर बोलता हूँ गुजरात क्लीन स्टेट है, ड्राई स्टेट है, यस, तो गुजरात में गांधी जी थे, तो यहाँ पे ऐसे याद रख लो कि इंटॉक्सिकेंट जो होते हैं, जो ड्रिंक्स है, ड्रग्स है, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को क्या कहते हैं? इसको हमें बैन करना है, इनको छोड़ना है, प्रोहिबिट करना है, ठीक है। और क्या, स्लॉटर ऑफ काउज, गांधी जी वॉज अ राम भक्त, राइट। स्लॉटर ऑफ काउज, इसको क्या करना है? प्रोहिबिट करना है। तो हमको इन दोनों को प्रोहिबिट करना है, इसको प्रोहिबिट कर दो। अब मान लो कि क्या स्टेट अगर मान लो इसको प्रोहिबिट नहीं कर पाया, इंटॉक्स, क्या हर जगह पे शराबबंदी है? नहीं है। तो आप कह सकते हो कि DPSC में लिखा है चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जाके बोलेंगे? आप नहीं जा सकते यार, क्योंकि ये इनके पास लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है। ये प्रिंसिपल है कि इनको यूज़ करके बना दे लो तो ठीक है, गुजरात ने बना दिया, बिहार ने बना दिया, अब नहीं तो नहीं, ठीक है, बनाया तो उनकी मर्जी, ठीक है। इट कैन गाइड देम बट कैन नॉट फोर्स देम लीगली। क्लियर है? ओके, अब बात कर लो आगे। दूसरा है, अब लास्ट वाला हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ये क्या बोलता है? ये ऐसे बात करेगा जो मॉडर्न चीज़ों के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल आपको रटना पड़ेगा, ये आर्टिकल रटना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ लेगा किस आर्टिकल में है, इट इज़ अंडर आर्टिकल 44, ध्यान रखना। DPSP यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कंट्रोवर्शियल है, मेंस का टॉपिक है, ओके। सेकंड में अगर बात करूँ आपसे, मैं अगर बोलता हूँ कि केयर फॉर चिल्ड्रन अंटिल द 6 years ऑफ एज, ठीक है, तो स्टेट को एजुकेशन देना है फॉर एज लेस देन 6 years। अब मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है, वो क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन कहता है कि 6 से 14 ईयर्स तक में स्टेट को देना है, और 6 ईयर्स से पहले तक का जो गेम है ये DPSP में बोलता है, बट ये कंपलसरी नहीं है, बट ये देना हमारे इज अ मैटर ऑफ राइट है। तो ये लीगल इन्फोर्सिबल है, ये लीगल इन्फोर्सिबल नहीं। समझ गए ये चीज़? ओके, अब यहाँ जाओ। और क्या बोलता है? मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं लिबरल वाली बात कर रहा है, आज के टाइम का नीड ऑफ द आवर है, तो प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बोलता हूँ प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, करेगा मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट? हाँ करो, बिल्कुल करो, ठीक है। अब यहाँ पे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। यहाँ सवाल बनता है आपसे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखो यहाँ इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसको ना कहीं पे आप लिख के दीवार पे चिपका लो, स्टिक नोट पे चिपका लो, ये वाला पार्ट मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे आपके। तो मैं अगर बोलता हूँ आपसे, एक चीज़ मैंने पढ़ाई आपको, उसको बोला मैंने आपको, क्या बोला? आई टोल्ड यू समथिंग कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में अगर कोई एग्जाम में आपसे बोल दे कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन्ड है? यस मेंशन्ड है। अंडर विच आर्टिकल इट इज मेंशन्ड? अंदर आर्टिकल, ये आर्टिकल 50 कहता है कि पावर को सेपरेट करो फ्रॉम जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो हमने देखा था कि हमारे पास 3 ऑर्गन है, एक लेजिस्लेचर है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में, वो इन दोनों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। तो अगर बोल दे कि आर्टिकल 50 या फिर DPSP में या फिर बोल दे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सेपरेशन ऑफ पावर गिवन है, वो गिवन है आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला। देखो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करना है, इसमें लेजिस्लेचर की तो बात ही नहीं करी है, क्योंकि कॉमन सेंस है कि अगर MP जाके एग्जीक्यूटिव बनता है, MP जाके मिनिस्टर बनते हैं, सो वो तो वायलेशन है ना, वो तो सेपरेट पावर है ही नहीं। समझो इस बात को, दैट इज ओके, इतना कर लिया। और आर्टिकल, इसी का लास्ट आर्टिकल जो बात करता है वो आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? ये भी DPSP यहाँ खत्म हो जाएगा हमारा। वो कह रहा है कि आप तो इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, उसके बारे में बात करता है। तो टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल पीस, इतनी बात कर लो, बस इतना कर लिया, आपका DPSP ओवर है, लिटरली ओवर है, ठीक है। एक 2012 में एक क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या पूछा कि विच, अब आप बताओगे आंसर मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, PYQ डिस्कस करो, एकदम केक वॉक लगने वाला है, ठीक है, डिस्कस करो। एक PYQ कब आया था? 2012 में आया था। क्या पूछता है आपसे? बोलता है इसमें से कौन सा ना गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन DPSP बताओ। अब आप बता दोगे क्या? 2 मिनट बता दो। क्या क्या ऑप्शन देता है? बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? ये तो लिबरल इंटेलेक्चुअल था, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या देता है? सेकंड ऑप्शन कहता है कि विलेज पंचायत। यार पंचायत का हमने जस्ट देखा कि है, ठीक है, ये तो है, ठीक है। थर्ड क्या बोला? बोला कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये भी था, जस्ट देखा हमने, था। 4 सिक्योरिंग फॉर ऑल ऑफ द वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये था क्या? वर्कर के बारे में जब बात होगी तो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल में बात होगी, जब आपके कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल इकोनॉमी बात होगी तो आपके कहाँ बात होगी? गांधी वाले में बात होगी, और जब मॉडर्न चीज़ों के बारे में बात होगी, करंट इशूज़ के बारे में बात होगी तो लिबरल वाले में बात होगी। क्लियर है?
इतना कर लोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है, देख लेते हैं और कुछ छूटा है क्या। डीपीएसपी तो हो गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, और कुछ फीचर्स देख लो यहाँ पे, एक दो फीचर और देख लो। कहाँ गया यार, ये तो फंडामेंटल राइट आ गया। हाँ, एक दो फीचर और इसके देख लो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। कि इंस्ट्रक्शन देने का, इंस्ट्रक्शन किसको देना है, इंस्ट्रक्शन स्टेट को देना है। देता कौन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है वो देते हैं, डीपीएसपी देता है। तो इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसको उल्टा कर लेते हैं, ये इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लेकर आ जाओ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है। क्लियर है, ओके। और क्या बोलता है, और ये हो गया हमारा ऑब्वियसली जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना होगा, डीपीएसपी में दिया होगा, किसमें होगा, सोशल प्रिंसिपल में होगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना कर लिया, डीपीएसपी हमारा यहाँ से ओवर है। नाउ अ फ्यू क्वेश्चन आई हैव, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द ड्यूटीज़। अब लास्ट टॉपिक हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको करके हम लोग ओवर करेंगे। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटी, हमने देखा था कि ये क्या है, ये एक सिटीजन की स्टेट के टुवर्ड्स, अगर सॉरी ये स्टेट के टुवर्ड्स क्या है, इसकी ड्यूटी है। ये कौन है हमारे, ये हमारा सिटीजन है, सिटीजन की स्टेट को ड्यूटी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ये ड्यूटी को लाने का क्या प्रोविजन है, क्या शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में था। नंबर 1 पॉइंट, दैट ब्रिंग्स अस टू नंबर 1 पॉइंट, कि अगर एग्जाम में पहला एमसीक्यू आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी वाज देयर सिंस द कंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या आपसे वो सिंपल पूछेगा, दे विल आस्क यू कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोल देगा ना आपसे कि एट द टाइम ऑफ ऐसा बोल देगा आपसे कि लेट्स से कि 1950s रिपब्लिक के टाइम पे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी हमारे पास, ठीक है। बात करते हैं उनके बारे में, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो ड्यूटी नहीं थी। अब इसमें आपसे एमसीक्यू क्या चीज़ से पूछता है, आपसे 3-4 चीज़ पे एमसीक्यू पूछता है, आपसे बताता हूँ मैं क्वेश्चन कहाँ बनते हैं इस पे एमसीक्यू या फिर हमारे क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, ये पहले तो आपको ये रटना है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। 11 अगर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो 11 के 11 आपको रटनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फीचर्स आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पूछता है। सेकंड पूछता है ये आपसे कि अमेंडमेंट किया हमने, तो एक अमेंडमेंट करा 86 अमेंडमेंट एक्ट, इससे हमने क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, ये पूछते हैं आपसे, ठीक है। और क्या पूछते हैं आपसे, दे आस्क यू कि इसके ना बेसिक फीचर से क्वेश्चन इसका आता है। और फिर आपसे ये क्या कर लेते हैं कि डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से और फंडामेंटल ड्यूटी को, तीनों को क्लब करके इनके फीचर को पूछ लेते हैं आपसे। इतना ही सवाल बनता है इससे, सबको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन आपसे जो बनता है यहाँ पे, अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि ये आया कहाँ से था, इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर, मतलब कि हमारे सोवियत यूनियन है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंस्पायर हो गया था, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि लेट अस से कि ये जस्टिसेबल नेचर का है क्या, इट इज़ जस्टिसेबल, नो इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, रादर इट इज़ क्या, जस्टिसेबल नहीं है तो क्या है ये, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, कि आप इसको लेके कोर्ट के पास जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे एप्लीकेबल है, यार फॉरनर पे क्यों, फॉरनर की ड्यूटी क्यों बनेगी, फॉरनर बोलेंगे यार हम तो घूमने आए, हमारी ड्यूटी क्यों है, तो ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन, नॉट फॉरनर। फॉरनर पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको काट दो, एप्लीकेबल नहीं है, ओके। और बढ़ो आगे, अगर मैं बोलता हूँ कि आपसे कि इन्फोर्सिबल नहीं है, ऑफकोर्स इन्फोर्सिबल नहीं है, आप जाके नहीं कह सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, चलो ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि किसने रिकमेंड किया था, किसी का रिकमेंडेशन थी, तो हुआ क्या कि ये हमारे पास शुरू से था नहीं, इसको हमने ऐड किया, वी हैव एडेड दीज ड्यूटीज़ इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी को हमने बाद में ऐड किया है। तो सोरेन सिंह थे हमारे, तो सोरेन सिंह साहब की क्या थी, इनकी कमेटी थी, इनकी कमेटी ने क्या दिया, रिकमेंडेशन दिया कि ऐसा करो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी बनाई जाए। इनके बाद क्या हुआ कि हमारे पास फिर क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया, ऐड किया गया। लेकिन कब ऐड किया गया, दिस वॉज एडेड, शुरू से क्या था, नहीं शुरू से नहीं था, इट वॉज एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यहाँ हमने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था, हमेशा से नहीं था, ठीक है। फिर एक और इसके अंदर में शुरू में 10 ड्यूटी थी, इस टाइम 10 ड्यूटीज़ थी हमारे पास, फिर हमने एक अमेंडमेंट किया 86th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें हमने फिर क्या करा, एक ड्यूटी ऐड कर दिया, जिसमें हमने कौन सा ड्यूटी ऐड करा आगे बात करेंगे, एजुकेशन वाला ऐड किया 86 वाले में, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास, चलिए बात खत्म होती है। अब हम लोग कुछ जो भी लिस्ट है उनको रट लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास टोटल मिला के 11 ड्यूटीज़ है हमारे पास। जो 11 नाम की ड्यूटी, 11 नंबर की ड्यूटी है वो लास्ट में ऐड की, सबसे पहली ड्यूटी में समझते हैं। तो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज सबसे नंबर 1 ड्यूटी क्या है कि मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन है,
इस कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को, इसके प्रिंसिपल्स को क्या मुझे रिस्पेक्ट करना है, इसके बाद अबाइड बाई करना है। यस, आई हैव टू अबाइड बाई दिस। ओके, अब मैं अगर बोलता हूँ कि नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, अच्छा, एंड नेशनल एंथम, अच्छे से लिख लो यार, ये आपको रटना पड़ेगा, रिवाइज करने में काम आएगा। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, तो इन चीज़ों पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों के प्रति मुझे निष्ठा या फिर अपनी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। तो ये रखने के लिए एज ए सिटीजन मेरी क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि या मैं इनको इन तीनों पे क्या करूँ, तीनों पे रिस्पेक्ट दूँ। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड ड्यूटी आई शुड हैव इज़ कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, अभी भी लोग, कुछ लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, सम आर प्रो गांधी, सम आर एंटी गांधी। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे चेरिश थे, जो आइडल्स थे, उनको हमको क्या करना है, चेरिश करना है। अब आपको नहीं लगता है वर्ड बहुत ज़्यादा वेग है? मैं अपने मन में बोलता हूँ मैं चेरिश कर रहा हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ चेरिश, या मैं चेरिश नहीं करना चाहता हूँ, तो कोई मुझे कुछ फोर्स कर देगा नहीं। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन नेचर, इसके वेग लैंग्वेज की वजह से। ओके, थर्ड क्या है कि मैं अगर बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ठीक है, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। सॉरी। तो ये तीनों को मेरे को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये एक मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, इनको अपहोल्ड करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ठीक है। फोर्थ ड्यूटी क्या मेरी है, ये सीरियल वाइज नया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद कर लो कि ये चीज़ें हैं कि अगर मुझे कंट्री को डिफेंड करने का मौका आ जाए, ऐसा आ जाए कि आई हैव टू गो टू अ वॉर फॉर माई कंट्री, तो आई हैव टू बी रेडी फॉर दैट। नेशनल सर्विस के लिए, देश की सेवा के लिए मुझे हमेशा तत्पर रहना है, रेडी रहना है। फिफ्थ वाला क्या है कि मुझे आपस में फ्रेटर्निटी बना के रखनी है, ठीक है, आपस में कॉमन भाईचारे का माहौल बना के रखना है। ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। एक और क्या है, विमेन के लिए क्या ड्यूटी हमारे पास होती है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना करें विच इज़ डेरोगेटरी टू वुमेन, ठीक है, ऐसी चीज़ ना करें। हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि एवरी वुमेन शुड फील सेफ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। 6 नंबर में कह रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है उसको क्या करो, आप उसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करो, उसको वैल्यू करो, या अपने कल्चर को करो और अपने हेरिटेज को करो। हेरिटेज कल्चर में क्या फ़र्क है, जो कल का कल्चर था वो आज का हेरिटेज है। कल के जो हमारे लोग जीते थे वो छोड़ के चले गए चीज़ें, तो हमारे लिए धरोहर बन गई हमारे एंसेस्टर वाली चीज़ है। ओके, ये हो गया हमारा। फिर क्या बोलता है कि आप तो क्या करो कि प्रोटेक्ट करो और इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का डीपीएससी भी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी भी करता है, दोनों बात करता है, ठीक है। ओके, और एक और बात क्या कहता है, ये कहता है कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर है, तो ये आपकी डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। क्यों? ये डीपीएससी में दोनों, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी दोनों कहता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, बट फंडामेंटल ड्यूटी एक चीज़ और बोलता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करो ही करो, उसके साथ साथ क्या करो कि कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, ये डीपीएसपी आपका नहीं बोलता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करो ही करो, साथ में कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर भी रखो। ये कहाँ बोलता है आपको? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है। क्लियर है? 7 तक पहुँच गए। 8 में आ जाओ। 8 कह रहा है कि हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। अब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप का क्या मतलब है कि मैं अगर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करूंगा तो मैं सुपरस्टिशन दूर रहूंगा, एंड आई हैव दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सो दैट आई विल बी सुपरस्टिशन, जो डोगमाज हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, उनसे मैं दूर रहूंगा। दैट्स वाई मुझे क्या करना है, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ठीक है, ये डेवलप करना है। और मुझे एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है कि हमेशा ट्राई टू इंक्वायर अबाउट समथिंग, हमेशा क्वेश्चन करना है, रीजनिंग करनी है, ठीक है। ओके, 9th नंबर क्या बोलता है? ये बोलता है यार कि मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑब्वियसली यार कॉमन सेंस और एब्जॉर वायलेंस की, वायलेंस को एकदम त्याग देना है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास। 10 नंबर क्या बोलता है? 10 नंबर कहता है, सिंपल सी बात है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल, कि आप तो क्या करो कि एक्सेलेंस के लिए क्या करो, एक्सटेंस के लिए स्ट्राइव करो इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। क्लियर है? ओके, अब हमने क्या करा कि जो 11th नंबर का है इसको हमने क्या करा, इसने बात करी एजुकेशन के बारे में। क्या बात करी? इसने कहा कि एनी पेरेंट और गार्डियन, ठीक है, दे हैव टू, कि अगर उनका वार्ड 6 से 14 ईयर्स के बीच में है तो उनको स्कूल भेजने की, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, ठीक है, कि उनको एटलीस्ट एजुकेशन दे। ये अब एजुकेशन देने के लिए सरकारी स्कूल में भेजेंगे या प्राइवेट में भेजेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पाते तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 to 14 वाले में आप दे दो। तो हमने क्या करा बेसिकली, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, हमने 3 चीज़ों पर चेंज करा। बेसिकली हमारा मुद्दा था कि हम एजुकेशन पर काम करें, ठीक है, एजुकेशन में काम करें। तो एजुकेशन में अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट बांधो तो काम हो जाएगा? नहीं। तो मैंने तो क्या बोला यार कि फंडामेंटल राइट में मैं क्या करूं, आई हैव एडेड समथिंग कॉल्ड एज राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं,
ठीक है, इनको मैं क्या दे रहा हूँ, इनको मैं कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड कराएगी, एजुकेशन बाय स्टेट। लेकिन ध्यान रखना कि एज लिमिट इज 6 to 14 ईयर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर सेकंड कहा कि यार सिर्फ फंडामेंटल राइट में ऐड करने से नहीं होगा, एक काम करो कि डीपीएसपी में भी कुछ एडिशन कर दो। तो इसमें बोला कि ठीक है 6 से 14 के बीच में तो हम कर रहे थे ना, स्टेट दे रहा है, बट अब कैसा करो, स्टेट को बोलो कि लेस देन 6 ईयर्स के भी बच्चे हैं तो इनको भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनका जो केयर है और इनका जो एजुकेशन है दोनों स्टेट देखे। अब केयर कैसे देखता है, आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होने के बाद स्टेट को न्यूट्रिशन दे रहा है, मिड डे मील स्कीम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। फिर थर्ड कहा यार कि सिर्फ स्टेट के काम करने से होगा नहीं, सिटीजन की खुद की ड्यूटी भी होनी चाहिए, तो फंडामेंटल ड्यूटी में कुछ एडिशन करो। दैट इज वाई दे डिड एडिशन इन द फंडामेंटल ड्यूटी। क्या एडिशन करा इसमें, दे सेट कि यार इसमें क्या करो कि जो 6 से 14 ईयर्स का अगर बच्चा है तो जो हमारे पेरेंट हैं, पेरेंट की ड्यूटी है कि बच्चे को स्कूल तक भेजे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की होनी चाहिए। दैट इज इट, इतना कर लिया आपका हो गया, ठीक है। अब 2012 का एक पीवाईक्यू है, देख लो आपका, फिर यहाँ से आपका ये ओवर है। स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम आता है, कहाँ जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का शुरू से था नहीं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने ऐड करा, ठीक है। शुरू में ऐड किया तो कितने थे, 10 थे, एक और कब ऐड किया, 86 अमेंडमेंट एक्ट में हमने ऐड करा। दैट वाज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, 3 क्वेश्चन पूछा है अभी तक आपसे रिसेंट 10 साल में, 3 को डिस्कस कर लेते हैं। एक पूछा 2012 में, क्या पूछता है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या पूछता है, पहला ऑप्शन देता है, बोलता है कि टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, राइट। हमने बात करी, कहाँ देखा, देखा अभी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हेयर, इस कल्चर को प्रिजर्व करना है, कल्चर हेरिटेज को, तो ये तो है, तो पहला ऑप्शन तो मेरा है, चलो पहला ऑप्शन तो हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन कहता है कि टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस्टिस। क्या कहीं हमने देखा है यहाँ पे, कहीं देखा है, तो 2 वाला तो नहीं है, 2 नहीं है। थर्ड देखो, थर्ड कहता है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हमने जस्ट देखा कि साइंटिफिक टेम्पर है, कहाँ गया, साइंटिफिक टेम्पर है, तो ये तो है, तो इसका मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट में सही है। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। है एक्सेलेंस वाला, है एक्सेलेंस, कीवर्ड ध्यान रखो बस, आपका हो जाएगा काम, बस हो गया, ठीक है, ओके। अब बात करो 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा। 15 में पूछता है कि टू अपहोल्ड देन प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज गिवन इन द विन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या पूछा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ कि ये कहाँ दिया हुआ है, ये पहला ऑप्शन दिया, बोला प्रेम्बल में गिवन है। अब बोलोगे प्रेम्बल में, तो बहुत लोग बच्चों ने गलत कराई है कि प्रेम्बल में तो गिवन है ये चीज़, बट अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट नहीं दिया हुआ प्रेम्बल में, प्रेम्बल में सिर्फ यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दी हुई है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर और कहाँ डीपीएसपी दिया है, डीपीएसपी में थोड़ी ना है यार, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं है, नहीं है, कहाँ दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी में दिया है, ऑब्वियसली दिया है, या कहाँ दिया है, देखो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड, कहाँ गया, यूनिटी ऑफ इंडिया, कहाँ चला गया, यहाँ देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। जहाँ मैंने प्रेम्बल आपको पढ़ाया था, प्रेम्बल पढ़ाया था ना मैंने आपको, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ प्रेम्बल में दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी। देख प्रेम्बल में क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला, यूनिटी, क्या बोला है, फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द अश्योरिंग, यहाँ अश्योरिंग वर्ड है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड अश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे यूनिटी इंटीग्रिटी मेंशन है, बट अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट का मतलब अलग हो जाता है ना, कि आपको जाना है, ठीक है, वो वहाँ पे आपका दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, वो आपके दिया हुआ है, कहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटी में गिवन है, क्लियर यहाँ पे, ओके। फिर 2017 में लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है, क्या पूछता है ये 17 में पूछता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, ठीक है। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं, ये इन्फोर्स कर नहीं सकते उसको, ठीक है। सेकंड बोलता है दे आर को रिलेटिव विद लीगल ड्यूटीज, भाई को रिलेटिव है ही नहीं लीगल ड्यूटीज से, ये लीगल ड्यूटीज है ही नहीं, ये बस ऐसी ही कि आपको करना है, मॉरल ड्यूटीज है आपके पास, ये सिविल ड्यूटीज कह सकते हो, मॉरल ड्यूटीज कह सकते हो, बट ये लीगल ड्यूटीज है नहीं, इनमें कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है। सो विद दिस आवर फंडामेंटल राइट ओवर डन डस्टेड डीपीएसपी ओवर डन डस्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज ओवर डन डस्टेड, इतना अगर कर लिया हमने, विद दिस ट्रस्ट मी यू विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, वो आप करो। अच्छा, एक चीज़ लास्ट चीज़ मैं देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से सवाल बनता है, कन्फ्यूजन भी होता है एग्जाम में। तो मैं अगर बोलता हूँ, अगर आपसे एक चीज़ पूछा मैंने कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल पूछ रहा हूँ जवाब देना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट, 100% फोकस लेके जवाब दो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, बताओ ये डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। मैं बोलूँ टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं बोलूँ टू अनाउंस प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द वुमेन, ड्यूटी है या डीपीएसपी है, ड्यूटी है। अब मैं बोलता हूँ अगर कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है। अच्छा, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, बताओ डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी है, विच काइंड, सोशलिस्ट काइंड, क्योंकि वर्कर पे फोकस कर रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड टू प्रिजर्व हेरिटेज एंड कल्चर, मैं बोलता हूँ टू प्रोटेक्ट, अगर इसको लिख लो आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको स्टिकी नोट पे लिखना, दीवार चिपका देना आप, ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे को मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है,
ठीक है, मॉन्यूमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज़ आपकी डीपीएसपी में गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ वेर एज आई इफ आई से ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, मुझे अपने हेरिटेज को और अपने कल्चर को, इसको क्या करना है, इसको प्रिजर्व करना है। तो दोनों मिलता जुलता है, इससे कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज़ एक्जैक्ट दी हुई आपके फंडामेंटलिटी में, इसको रटना पड़ेगा आपको। समझ गए इस बात को? यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, घूमता है सवाल वो, ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूँ टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 years ऑफ एज, ये अगर स्टेट प्रोवाइड कराएगा लेस देन 6 years, तो कहाँ डीपीएसपी में गिवन है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि 6 से 14 साल के बच्चे के बीच में अगर एजुकेशन देना, अगर लोग को पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भेजना, तो वो आपकी ड्यूटी में आ जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है? बस इतना कर लिया हमारा काम हो जाएगा यार। एक बात रट लो कि राइट्स आर नॉट राइट्स, एक स्टेटमेंट लिखो, उसको दीवार पे लिखो, चिपकाओ, नॉट को रिलेटिव, समझाता हूँ क्या है, विथ ड्यूटीज़। क्या मतलब है कि सरकार आपको ये राइट इसलिए नहीं दे रही कि आपको ड्यूटी आपसे मांग रही है, दोनों अलग अलग है। राइट्स आप इन्फोर्स कर सकते हो, सरकार ड्यूटी इन्फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार नहीं बोलेगी यार कि आपको, स्टेट नहीं बोलेगा आपको कि यार वी आर गिविंग यू दिस मेनी फंडामेंटल राइट्स, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप ये सारे काम करो, चलो वॉर करना है, ऐसा कभी नहीं बोलेगी आपको, ठीक है। सो दैट दे कैन नॉट डू, क्लियर है, ओके। अच्छा, मैं एक बात बोल देता हूँ आपको कि क्या मैं फंडामेंटल ड्यूटी को यूज़ करके, क्या जुडिशरी कोई मतलब जजमेंट दे सकती है? हाँ दे सकती है, यूज़ कर सकती है उसको, ठीक है, ओके। So with this, I will be taking your leave, and polity, we have completed almost 90% of the polity, and trust me, if you were with me since the starting and until now, you will be in a very very comfortable position in polity. लक्ष्मीकांत जो आपको पहले हॉन्ट करता था, now it will be like a cake walk for you, okay. So we have done almost everything, PYQ भी इसमें कर ही लिया हमने, and this is the last lecture which I am taking for this session 2020 इस साल के लिए 4 के लिए। और दिस इज़ अ लेक्चर स्टैटिक का, जो कि आपके हमेशा की स्टैटिक है यार, कि 25 में भी काम आएगा, 26 में भी आएगा, 28 में भी काम आ सकता है, 2028-30 तक भी काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिक थोड़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें एडिशन मैं कराता रहूँगा। तो एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसको यूट्यूब पे नहीं मिला। अगर ही कैन नॉट अफोर्ड द पेड कोर्सेज, दे कैन बी हियर, ठीक है, डोंट वरी। सो विद दिस, यहाँ पे हमारे इस साल के प्रीलिम्स का सेशन एंड होता है। यहाँ इसके बाद कोई भी लेक्चर सब नहीं आएंगे। इट वॉज हेल ऑफ अ राइड विथ यू गाइज, and you guys were really amazing, and I cannot be thankful in words and grateful in words for all the love and support that you guys are giving me. I'm really humbled, okay, and I'll keep working hard and keep giving you ये सारी जो जितनी भी मार्केट में चीज़ें हैं जो कि आपको मिसगाइड करने के लिए, उनको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, as I've been doing from past 3 months. I'll keep working hard, maybe harder than you guys, okay, and this इस year इस साल मतलब कि I am not giving exam for myself, but I'll be giving exam for thousands of people. तो मेरे लिए तो यार आई वुड बी वेटिंग, मतलब इतना एक्साइटमेंट तो अपने एग्जाम के लिए कभी नहीं हुआ मुझे। सो आई एम एक्साइटेड एंड वेटिंग एंड वेरी होपफुल कि जो भी हमने 3 महीने में पढ़ा है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ओके। सो डोंट वरी, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग, एंड बी कॉन्फिडेंट एंड सीज द डे। 16 June विल बी गोइंग टू बी आवर डे, एंड वी हैव टू सीज इट, किल इट, रूल इट, जो होगा जैसा होगा बढ़िया होगा, जैसा होगा देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी से बस अपने को रिवाइज करना है, जितना करना था कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय, गॉड स्पीड।